सोशल मीडिया में अगर आपको फेमस होना है ना तो आपका शुक्र ने आपको बहुत अच्छा लग्जरी सुख देना है और आपने शुक्र के ऑपोजिट बिहेव किया। तो जैसे मान लो हम साफ सफाई रखते हैं, हर व्यक्ति को और कुछ पता ना पता हो, दो चीजें जरूर पता होनी चाहिए। एक उनके, हम इंडियन एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग मून साइन में बिलीव करते हैं। वो तो आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है। अगर आप मांगलिक हैं तो बधाई हो, ये बहुत खुशी की बात है। बताओ। कुंडली मिलाते समय सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, बाकी बातों को आप इग्नोर कर दीजिए। डेडिकेटेड नाड़ी दोष की कोई स्पेसिफिक रेमेडी नहीं है, ये आपके पॉडकास्ट से बता रहा हूँ, कोई नहीं बताता होगा। आपकी राशि तुला है मान लीजिए, और आपके जो पार्टनर है उनकी कर्क है, तुला और कर्क का मैच नहीं होगा तो आपके 36 के 36 गुण मिल जाए तो भी आप दोनों कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखेंगे। आज के समय हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार इज अ महादशा, मोदी इज उस महादशा के मालिक। जिस व्यक्ति का शनि खराब है, जिस व्यक्ति को शनि की साढ़े साती है, ढैया है, शनि का कोई भी पाप है, तो उस व्यक्ति को बालों से गुजरा हुआ सामान, नाखूनों से गुजरा हुआ सामान कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर हिट बहुत जल्दी कर सकती है। मैम आप अंबानी फैमिली को देख लीजिए, अगर आप उनके जितने भी अभी जनरेशन में बच्चे पैदा हुए हैं वो 1 तारीख को क्यों पैदा कर रहे हैं? वो इंसान जो एक समय पे बात करने के मिलने के लिए तरसता था वो बात ही नहीं कर रहा है, फोन ही नहीं उठा रहा है। वो व्यक्ति अपने ऑफिस में ही अपने को वर्कर के साथ रिश्ता रखेगा, घर आके तो बन जाएगा सती सावित्री या एकदम सीधा साधा, और ऑफिस में जाके अच्छा खासा प्यार चलाएगा। यानी एक टाइम पे 2 रिलेशन रखेगा। ये लोग अगर पढ़ना सीख गए और मैं तो कह रहा हूँ मैम, अगर हम जोड़ियों की बात करें तो सबसे बेस्ट जोड़ी 3 ही मानी गई है। नमस्ते सर, वेरी वेरी एक्साइटेड। मैं आज चंडीगढ़ आई हूँ, आपसे मिली हूँ, और जब से ये पता चला है कि फाइनली हम एक शूट पॉडकास्ट करने वाले हैं, मैं बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी की, मैं हमेशा से जिज्ञासा तो रही है कि जानूँ, बट जितना मैंने पढ़ा और जितना मैंने आपका देखा कि लोग इतना रिगरसली आपको फॉलो करते हैं, बहुत चीज़ें हैं, बहुत क्वेश्चन 2026 के लिए भी, और जो 26 के लिए बहुत ने कंटेंट बनाया, पर जो रेमेडीज पार्ट होता है ना कि कैसे चीज़ों को सही किया जा सकता है, वो आज मेरे को आपसे सारे आंसर्स चाहिए। तो थैंक यू सो मच लेवल अप पे आने के लिए। सबसे पहले थैंक यू मैम, आपने मुझे इनवाइट किया। Yes. और डेफिनेटली ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि आपसे मिलना। और जहाँ तक आपने बात शुरू करी एस्ट्रोलॉजी की, देखिए सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी एक है क्या चीज़ वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। सबसे पहले मैं एस्ट्रोलॉजी को एक गहरा समुंदर या गहरा कुआं बोलूँगा जिसको नापा नहीं जा सकता है। ठीक है। इफ़ एनीवन सेज आई एम एस्ट्रोलॉजर, मैं बोलूँगा शायद परफेक्टली वो नहीं है। ये मैं ओपनली आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना कम है। ये बहुत ही डीप ज्ञान है। आज मैं भी खुद कहता हूँ कि मैं आज भी पढ़ रहा हूँ, आज भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरे 15 साल के करियर के बाद भी। बिकॉज एस्ट्रोलॉजी आपको शॉर्ट फॉर्म में कभी समझ में नहीं आएगी कि आपने सिर्फ राशि देखी उसके बारे में बता दिया, नहीं। बिकॉज इस दुनिया में करोड़ों अरबों लोग हैं, राशियाँ बहुत लोगों की सेम है, पर उनका कैरेक्टर, उनका बिहेवियर सेम नहीं होता है। हाँ। तो उसमें वो क्या ऐसा चेंज आता है जिससे हम एक्यूरेसी निकालते हैं, दैट कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी। ठीक है। जहाँ से आपने बोला कि एस्ट्रोलॉजी किस तरह से देखी जाती है, तो एस्ट्रोलॉजी पहले तो ये समझना पड़ेगा, ये उन लोगों के लिए है, कई लोग बोलते हैं मैं एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करता हूँ, मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ। एस्ट्रोलॉजी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आपके साथ हमेशा रहती है, जो नहीं मानते उनके साथ भी रहती है। किस तरीके से? अब मैं आपको बताता हूँ, इसका एक एग्जाम्पल है। एक किसान है जो फसलों को बोता है, जिसको एस्ट्रोलॉजी का ABC कुछ नहीं पता है, सिर्फ उसको फसल बोना आता है और कुछ भी नहीं पता है। अब जब वो फसलों को बोता है तो वो ऋतुओं के अनुसार बोता है। ग्रीष्म ऋतु, भाई सर्दियों की ऋतु आ गई, बारिश। हाँ। और ऋतुओं का अनुमान कहाँ से पता लगाया जाता है? चंद्रमा और सूर्य की गति से, और सूर्य और चंद्रमा की गति, दैट एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजी मतलब मेन प्लैनेट सूर्य और चंद्रमा है उसमें? नहीं, प्लैनेट सबका अलग अलग रोल है, बट यहाँ पे ऐसा है कि एस्ट्रोलॉजी आपके साथ हर समय किसी ना किसी रूप में रहती है। आपके बॉडी के बाल से लेकर पैर का नाखून भी एस्ट्रोलॉजी से, हमारा सर का जो बाल है ये भी एस्ट्रोलॉजी से लिंक लेता है, हमारे पैर के नाखून, हर चीज़ का लिंक एस्ट्रोलॉजी से है। कैसे? अब देखिए, हमारी बॉडी के हर पार्ट को हमने एक लगन चार्ट बनाया। अब यहाँ पे लगन चार्ट का मैं मतलब बताना चाहता हूँ। लगन चार्ट यानी कि आपके ग्रहों को, आपकी राशियों को स्थिर करने का एक ऐसा चार्ट जहाँ पे हम राशियों को नंबर से देते हैं। अब उसमें लगन का मतलब जिससे आपका फर्स्ट हाउस काउंट होता है।
ओके। फर्स्ट हाउस काउंट यानी फर्स्ट हाउस आपके कैरेक्टर को बताता है, ठीक और हर जो उसमें भाग होता है वो आपके शरीर, आपकी लाइफ, आपकी हर चीज को डिफाइन करता है। ठीक मैं है। बताना चाहूंगा, कुंडली का पहला भाव व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाता है। ठीक है। कुंडली का दूसरा भाव धन, वाणी, कुटुंब को दर्शाता है। कुंडली का तीसरा भाव, मैं चाहूंगा कि आप अपने स्क्रीन पे लोगों को दिखाएं कि ये भाव कौन से बात हो रही है। कुंडली का तीसरा भाव देखा जाता है साहस का, छोटे भाई बहनों के बारे में पता करना है तो वहां से पता लगाया ये जाता है। भाव हाउसेस आप हाउसेस की बात कर रहा हूं मैं, इंग्लिश में हाउसेस बोलते हैं, हिंदी में भाव बोलते हैं। ठीक है। चौथा भाव माता का, वाहन का, अगर आपने गाड़ी लेनी है, गाड़ी कब लोगे तो फोर्थ हाउस से पता लगता है। मैम कैंसर जैसी घातक बीमारी भी फोर्थ हाउस से ही पता लगती है। फिफ्थ हाउस से रिलेशनशिप, आपके बच्चे, यहाँ तक कि पूर्व जन्म आप जिसके साथ हैं, क्या मेरा इसके साथ पिछले जन्म का रिश्ता है या नहीं है, वो सब भी फिफ्थ हाउस से पता लगता है। सिक्स्थ हाउस बेसिकली आपके नानकों का होता है, मामा का होता है। सेवंथ हाउस आपके हस्बैंड वाइफ का होता है, आपकी पार्टनरशिप का होता है। इसके बाद आता है एट्थ हाउस। एट्थ हाउस गुप्त बात, रिसर्च का होता है, जहाँ पे आदमी मन में कितनी बात छिपाए रखता है उसका पता लगता है। नाइन्थ हाउस धर्म, शास्त्र, अध्यात्म, यानी अगर आपको एस्ट्रोलॉजर बनना है तो आपका नाइन्थ हाउस स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। टेंथ हाउस पिता का, मैम टेंथ हाउस सरकारी नौकरी का भी होता है। अगर आपके लाइफ में गवर्नमेंट सेक्टर के भाग में कहीं ना कहीं आपका लक है तो आपका टेंथ हाउस स्ट्रांग होना चाहिए। 11th हाउस मैम सोशल मीडिया में अगर आपको फेमस होना है ना तो आपका 11th हाउस स्ट्रांग होना चाहिए। वो आज का जो जितने भी आपको इन्फ्लुएंसर, ये व्लॉगर दिखाई देते हैं, अगर उनकी कुंडली देखेंगे कहीं ना कहीं उनका 11th हाउस स्ट्रांग होता है। मुझे अपना चेक करना डेफिनेटली। और लास्ट मैम 12th हाउस, अगर आपको फॉरेन जाना है तो 12th हाउस से आपका स्ट्रांग होना चाहिए। प्लस जिस व्यक्ति की लाइफ में जेल यात्रा लिखी है, जेल भी 12th हाउस से ही पता लगता है कि वो कितनी बार जेल जाएगा। अच्छा। कुंडली में हर भाव में कोई ना कोई आपके शरीर का, आपकी लाइफ का, आपकी हर चीज का एक पार्ट छिपा, वहीं से कुंडली देखी जाती है। तो ये मैं एक बार शुरुआत से शुरू करती हूँ। जैसे आपने बोला है कुंडली है जिसमें 12 हाउसेस हैं, 12 हाउस में हर हाउस कुछ ना कुछ इंसान का क्या होगा उस हिसाब को दर्शाता है। जैसे आपने बोला कि 11th हाउस है वो इस या 12th हाउस है जो वो जेल को बताता है, ऐसी सारी चीज़ें। बट मैं पहले तो मैं वो टर्म्स ही समझना चाहूँगी कि आपने ये बताया पूरा। और दूसरा, ये जो कुंडली अब जब बनती है तो ये कब बन जाती है? मतलब ये जो हाउसेस हैं या ये हमारी जो चीज़ें बन रही है, ये ऐसे जब हम पैदा होंगे तभी बन जाएगा, उसमें लिखा जाएगा, या धीरे धीरे हमारे कर्मों के हिसाब से, हमारे काम के हिसाब से ये सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं? ये सब प्रोसेस कैसे कैसे डिफाइन होता जाता है? मैम आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एक्चुअली में आपके क्वेश्चन में ही आंसर है। सबसे पहले तो हमारे जन्म के समय, जिस समय हम जन्म लेते हैं उस समय सौर मंडल में जिस जिस जगह पे जो ग्रह होते हैं वही ग्रह हमारी कुंडली में आ जाते हैं और वही हमारी जन्म पत्री कहलाती है। वो जो 12 हाउस बना 12 है, हाउस है कि आपके लगन में सूर्य होगा, उस समय सौर मंडल में सूर्य जहाँ पे है, जिस राशि में है, वही आपकी एग्जैक्टली कुंडली बताती है। जिस राशि में, मतलब राशि मतलब 12 राशियां मैम। हाँ। 12 राशियां होती हैं, वो जो 12 हाउसेस होते हैं वो हर राशि को रिप्रेजेंट करते हैं। वो फिक्स्ड है राशि, कौन सा हाउस किस राशि को रिप्रेजेंट करेगा वो फिक्स नहीं है। वो सौर मंडल, नक्षत्र यानी तारों का एक समूह मंडल जिसको नक्षत्र कहा जाता है, उसको देखा जाता है कि उसमें इस समय मेष राशि में सूर्य है, वृषभ राशि में चंद्रमा है, या मिथुन राशि में ये वाला ग्रह, वो देखा जाता है। वो आपको स्पेसिफिकली एक एस्ट्रोलॉजर कुंडली बना के ही बता सकता है। रही बात यहाँ पर दूसरी आपकी कि कर्मों के हिसाब से, मैम इसका सबसे बड़ा रोल होता है। ओके। आपकी कुंडली जब आपने पैदा हो गए तो आपका भाग्य लिखा गया विधाता के द्वारा, बट आपने जब जब अपने होश को संभाला और जैसे से कर्म किए वैसे वैसे आपको फल इसी जन्म में मिलेगा। मैं ऐसी कुंडलियां कई बताना चाहता हूँ। मेरे एक क्लाइंट है जिनकी कुंडली में मैम 10th हाउस में सूर्य था। किसी भी एस्ट्रोलॉजर को फोन करके आप पूछोगे 10th हाउस में सूर्य है तो सबसे पहले ये बोलेंगे ये गवर्नमेंट ऑफिसर है, कहाँ पे पोस्टेड है। क्योंकि 10th हाउस में सूर्य होने का मतलब यही है। बट मैम देखिए कि वो अपनी लाइफ में कभी गवर्नमेंट ऑफिसर की किसी भी पोस्ट छोड़ो, गवर्नमेंट ऑफिसर का एग्जाम कभी तक क्लियर नहीं कर पाए। अब उसका जब हम रीजन देखते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे कर्म कर रखे थे जो वो मुझे बताते हैं, मैं ऑन कैमरा नहीं बता सकता हूँ, कि वो कहते हैं कि मैं कभी उस चीज़ों पर फोकस ही नहीं कर पाया, मैंने अपनी चीज़ों को बहुत गलत तरीके से ले लिया और मेरे कर्म मेरे को खुद फील होता है खराब है, तो मैं कभी
पेपर में बैठा हूँ, फिजिकली मौजूद हूँ, पर मेंटली मैं कहीं अवेलेबल रहा है, तब वो ग्रह आपको उस चीज़ का वो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे पाएंगे जिसकी आप उम्मीद रखकर कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब बेसिकली जो 12 हाउस में आपने बोला था कि जब हम पैदा हुए 12 हाउस थे, उसमें जिस समय पे जो प्लैनेट जिस हाउस में था उस हिसाब से हमारा लग्न चार्ट पूरा बन गया, ये बन कुंडली बन गई। कुंडली लग्न चार्ट इज हाँ, सेम है, लगन चार्ट इज अ जो उसको आप कहते हो चार्ट को बोलते उसको, हैं। हाँ, और ये हमारी कुंडली बन गई। उसमें हमारा फिक्स हो गया कि ये फिक्स हो हमारे ट्रेट्स होने वाले थे, सारा ये सब जन्म ऐसे के होगा। समय है, मरते समय तक वो वही रहेंगे, वही चेंज नहीं फिक्स होंगे, रहेगा। ओ, चेंज but नहीं होंगे। जो हमने चीजें करी उस हिसाब से वो हमें उसकी- मिला या नहीं हाँ, मिला, वो उसकी पावर, यानी मान लीजिए ओह। वृषभ राशि ने आपको एग्जैक्टली शुक्र ने आपको बहुत अच्छा लग्जरी सुख देना है और आपने हाँ। शुक्र के ऑपोजिट बिहेव किया, हाँ, तो जैसे मान लो हम साफ सफाई नहीं रखते हैं, अपने सोने वाले बिस्तर को खराब रखते हैं, अपनी बॉडी को हम खराब रखते हैं, तो शुक्र ग्रह ने जो अच्छा देना है वो नहीं देगा। फिर आप ब्लेम ग्रह को नहीं कर सकते, अपने कर्मों को करिए। तो सबसे मतलब इंसान को तो सबसे पहले उसका लग्न चार्ट पता होना चाहिए, कुंडली 100%, पता होनी चाहिए कि 100% वो मैम। क्या ट्रेट्स लेके उसके लाइफ में एक्चुअली नक्षत्र के अकॉर्डिंग लिखा क्या था, 100%। फिर वो देखे कि मैम, ये कर्क बात आपने है कहाँ। बहुत अच्छी बात बोली है। और हर व्यक्ति को और कुछ पता ना पता हो, दो हाँ। चीजें जरूर पता होनी चाहिए। एक, उनके लगन का स्वामी, यानी लगन में फर्स्ट हाउस है, सेकंड हाउस है, कौन सा ग्रह, ये पता होना चाहिए। एक, उनको जोडिएक साइन पता होना चाहिए। ज़ोडिएक मतलब सनशाइन ना। मैम, यहाँ पे भी एक चीज को मैं ठीक करना चाहूंगा। बेसिकली सनशाइन वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंग फॉलो किया जाता है, मून साइन हमारी भारतीय सभ्यता फॉलो करती है। हम यहाँ पे चंद्रमा को राशि मानते हैं। अब ये कैसे निकालते हैं? कुंडली में जहाँ पे चंद्रमा लिखा होगा, च लिखा होगा, या मून का MOON लिखा होगा, और जिस नंबर पे लिखा होगा वो आपकी राशि है। आप देख लीजिएगा इजी, कहीं भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस डालिए, लगन चार्ट आएगा, वहाँ पे देखिए आपके चंद्रमा कहाँ लिखा है। जहाँ चंद्रमा लिखा है, जिस नंबर पे लिखा है, अब वो नंबर मान लीजिए एग्जाम्पल 8 पे लिखा है तो आपकी स्कॉर्पियो राशि हुई। मैम 12 लिखा है तो आपकी पाइसिस मीन राशि हुई। फर्स्ट पे लिखा है तो एरीज मेष राशि हुई। सेम ऐसे ही मैम सूर्य होता है, जो आपने सूर्य राशि की बात करी। अच्छा, अब इसमें डिफरेंस समझिए मैम। सूर्य राशि बेसिकली आपकी बाहरी पावर को रिप्रेजेंट करता है, आपके आत्मविश्वास, आपके बल को। और मून साइन आपके इनर, हमारे अंदर। मून जो है हमारा मन है, तो इंसान का मन कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, तो हम इंडियन एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग मून साइन में बिलीव करते हैं। वो तो आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है। मैं तो कई लोगों को जब मेरी रील्स देख के फ़ोन करते हैं कि सर आपने जो हमें ये बताया ये राशि हमारी अच्छी रहेगी, तो मैंने कहा डेफिनेटली, पर हुई नहीं। मैंने कहा बताओ आपकी राशि। कहते हैं हमने तो ऐसे देख लिया, कहीं से किसी ने बता दिया या किसी जगह पे हमने लिखा है। तो हम कभी भी नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट हर व्यक्ति को अपनी राशि ज़रूर पता होनी चाहिए, और ये बहुत इजी है। आपको किसी एस्ट्रो को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। अपना लगन चार्ट खोलिए, उसमें जहाँ पे चंद्रमा लिखा है, उस जिस नंबर में लिखा है उस नंबर के सीक्वेंस देख लीजिए, 1 से लेकर 12 तक जो हमारी राशियाँ हैं, कौन से नंबर का है, और वो आपकी राशि है। 1 से लेकर 12 तक वो फिक्स्ड है, वो राशि फिक्स का है मैम, नंबर, वो है ना? ऊपर नीचे नहीं होगी, वो फिक्स है। हाँ। मेष पहले पे है तो पहले पे ही रहेंगे, मीन लास्ट में है तो लास्ट में ही रहेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। और आपने एक बीच में देव बताया कि लॉर्ड ऑफ, मैम, हर एक राशि के एक लॉर्ड होते हैं, हाँ, आपने, हाँ। स्वामी होते हैं, यानी राजा होते हैं। हाँ। अब मेष राशि के स्वामी मंगल हो गए, अच्छा, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हो गए, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हो गए, जेमिनाई मिथुन राशि के स्वामी, ऐसे करके हर राशि का एक लॉर्ड है जो आपको पावर देगा। यानी कि आप अगर एरिस के हैं तो आपके अंदर एग्रेशन की, उत्साह की, जोश की पावर ज़्यादा रहेगी। वहीं अगर आप 4 नंबर यानी कर्क राशि के होते तो यहाँ पे आप बहुत ही शांत। 1 to 12 एक बार आप बता पाओगे? हाँ, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये एक सीक्वेंस है मैम। हाँ, और इनका जो आप बता रहे हो इनका देखिए, मेष राशि, पहले मैं इनको ना थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ मैं आपको। मेष राशि का स्वामी है मंगल। हाँ, वृषभ राशि का स्वामी है शुक्र। मिथुन राशि का स्वामी है बुध। कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा। सिंह राशि का स्वामी है सूर्य। और ये इकलौते हैं, बाकी सब में तो आपको चंद्रमा और सूर्य में एक एक स्वामी मिलेंगे, बाकी सब में 2-2 हैं। अच्छा, बाकी okay. सब में 2-2 हैं। तो अच्छी बात है 2 या एक हाँ, ही अच्छी बात अच्छा, है? मैं अपनी बात को काट के पहले इस बात का जवाब दे दूं मैम। ये 2 में भी है ना, बहुत लोगों को पता नहीं है, और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये बहुत एक ट्रिक है जिसको मैं, मेरे गुरुजी ने सिखाया था कि इसको नकूना बोल सकते हैं। मैम, जैसे मेष है, अब आप मेष है, मान लीजिए मैं इस समय वृश्चिक हूँ, और हम दोनों की ज़ोडिएक साइन जो है एक ही है, एरिस, पर हमारा कैरेक्टर अलग अलग होगा, क्योंकि मेष जो है उस मंगल की बचपन की राशि है। एक राशि को आप 50-50 में डिवाइड कर लीजिए,
ओके और मैच्योर राशि मानी जाएगी वृश्चिक। ओके यानी कि मैम आप थोड़ा हम और समझने की कोशिश करते हैं। एक राशि के 2 भागों में बढ़ जाए, जो उसका पहला भाग 0 से आप मान लीजिए 20, 0 से 30 मान लीजिए, जब तक वो इंसान अपनी मैच्योरिटी नहीं, तो वो उसकी बचपन की राशि, जिसमें वो बचपना एग्रेशन ज़्यादा करता है, समझदारी वाली राशि भी। यानी अगर आप किसी वृश्चिक राशि वाले से मिलेंगे तो आप समझ जाइए ये एरिस तो है, बट ये मैच्योरिटी वाली बातें ज़्यादा करेगा, ये गुस्से वाली बातें बहुत ज्यादा करेगा। ये ऐसा पॉइंट तब बोलेगा जब सब चुपचाप इसकी बातें ही सुनेंगे। एक से थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है सर। एरीज मतलब वो उसका सनशाइन एरीज है, मून साइन, यहाँ पे हम सनशाइन की बात कर ही ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि तो हम वेस्टर्न मूनशाइन एरीज है। और वृश्चिक कैसे है, वो क्या है? वृश्चिक भी उसका वो मून साइन ही माना जाता है। बट मैंने जैसे मैम बताया, 1-2 राशियों के एक ही स्वामी है। हाँ अच्छा, ये जो आप जिनके 2 राशि होते हैं, हाँ, उनकी बात कर रहे हैं। उनकी बात कर रहा हूँ मैं, उनकी बात कर रहा हूँ। यानी 1-2 राशियों के एक स्वामी है, उनकी बात कर रहा हूँ कि जिनों के यहाँ पे सिर्फ आप छोड़ दीजिए मैम कर्क राशि को और सिंह राशि को, बाकी 10 को अगर आप लेंगे तो सबके 2-2 राशियों के एक लॉर्ड है। और जिनके 2-2 लॉर्ड है उनके एग्जैक्टली जो सेकंड वाली राशि है, सेकंड नंबर पे आएगी। जैसे मेष की बात करिए वृश्चिक की, तो वृश्चिक राशि वाले जो है वो थोड़े ज्यादा आपको मैच्योर नजर आएंगे। और ये मैंने देखा भी है, ये मैंने बहुत कुंडलियों में देखा भी है। एक घर में एक बच्चा पैदा होता है, वो कहते हैं कि जी मैं इस राशि का हूँ और मेरा जो भाई है वो इस राशि का, बट हमारा कैरेक्टर सेम नहीं है। तो समझ में आता है कि ज़्यादा मैच्योर कौन है, और वो बात मैच होती है। अच्छा, हाँ जी। और मैम बेसिकली मून साइन ही अगर मान के हम चले तो ज़्यादा बेटर होगा। हाँ, सबसे बड़ी बात तो आई थिंक एस्ट्रोलॉजी का जब हम बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा अवेयरनेस यही फैलाने की ज़रूरत है कि पहले अपने मूनशाइन, लोग तो सनशाइन पे ही चलते, मूनशाइन पहले पता करो और फिर उसके फिर बारे देखो में समझो। आप न्यूज़पेपर में, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे सब जगह पढ़ लेते हैं, अरे ये तो मेरी राशि की बात हो रही है। एक्चुअली में वो राशि है या नहीं ये पता होना चाहिए। और ये पता करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैंने सिंपल बताया, अपना आप लगन चार्ट खोलिए, जहाँ पे मून लिखा है, जिस नंबर में लिखा है, वो नंबर आप एक बार गूगल में डाल के कि 5 नंबर में कौन सी राशि आती है, वहां पे आ जाएगा और वही आपकी ज़ोडिएक साइन है। तो ये सनशाइन जो है ये तो अपनी वो डेट्स के हिसाब से आती है, और डेट्स के हिसाब से मूनशाइन जो है अपनी वो चंद्रमा के प्लेसमेंट के हाँ, हिसाब से बट मैम सनशाइन भी मोस्टली वेस्टर्न कल्चर में, मैं जैसे रिसेंटली लंदन गया था तो मैंने कुछ लोगों से बात करी, जब सनशाइन की बात करते हैं उनसे पूछता हूँ तो वो ये बताते हैं कि हम सनशाइन ऐसे देखते हैं कि जहाँ पे सन है वो है। तो एक्चुअली में वो भी यही थ्योरी अपनाते हैं। बट ये हम जो है बहुत सालों से, क्योंकि मैम एस्ट्रोलॉजी को आप मानोगे वेदों की उपमा की उपाधि दी गई है। ऋग्वेद में जो हमारे 4 वेद है, ऋग्वेद में तो एस्ट्रोलॉजी के बारे में लिखा भी गया है कि एस्ट्रोलॉजी इज 100% ट्रू, और यहाँ से आपको सब कुछ पता लगाया जा सकता है। बताने वाला जेन्युइन होना चाहिए। मतलब ये तो बहुत आपने सिंप्लीफाई, सबसे बड़ी चीज़ एक ये कर दी कि जो हम पैदा हुए थे उसमें हमारी एक कुंडली बनी और उसमें हमारा सेट है हर चीज़, कैरेक्टरिस्टिक से लेके हमारा फ्यूचर क्या है, हर चीज़ सेट है, और विद टाइम हम उसे ऊपर नीचे करते रहते हैं अपने कर्मों से। बट जो आज हम बात करने वाले हैं रेमेडी पे, कि जो हमारा सेट था उसमें जो जो चीज़ें हो गई वो शायद हो गई, और जो नहीं हो रही है तो अगर वो हमें चाहिए तो हम कैसे ला सकते हैं डेफिनेटली, वो रेमेडी आज हम बात करने वाले हैं। डेफिनेटली। उससे पहले सर एक बार जो मैं बोल रही थी वो सारे आपने काफी तो आई थिंक समझा दिया, फिर भी मैं टर्म्स ले लेती हूँ। सनशाइन आपने समझा दिया, एक बार फिर भी आप एक वर्ड में आप बता दीजिए सनशाइन। सनशाइन मैम, अगर कुंडली में सन जिस राशि में बैठा है उस राशि को सनशाइन कहा जाता है। मूनशाइन, मूनशाइन जहाँ पे कुंडली में चंद्रमा बैठा है उसको मूनशाइन कहा जाता है। लग्न, एसेंडेंट भी बोलते हैं हाँ, लग्न लगन जो होता है कुंडली का फर्स्ट हाउस, जिससे व्यक्ति के कैरेक्टर का पता लगता है, जहाँ पे कुंडली शुरू होती है। अच्छा, फर्स्ट हाउस होता है लग्न? फर्स्ट हाउस होता है, कैरेक्टर पता लगता है इंसान का कैरेक्टर, और कुंडली देखना वहीं से शुरू होता है। अच्छा, और फिर बर्थ चार्ट कुंडली होता बर्थ चार्ट उस चार्ट को बोल दिया हमने। हाउसेस वो 12 हमारे जो है एग्जैक्टली वो हाउसेस हो गए। प्लैनेट्स ग्रह हमारे जैसे हम बात कर रहे हैं 12 ग्रह के अकॉर्डिंग नहीं, 12 राशियां होती है, ग्रह हमारे 9 होते हैं। अच्छा हाँ, राइट, हाँ। ओके। नक्षत्र मैम, तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। 27 होते हैं और तारों के समूह को नक्षत्र, और नक्षत्र के थ्रू पता लगता है कि व्यक्ति के लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे। अलग अलग तरह के होते हैं। राशियां 12 राशियां, मेष से लेकर मीन तक। लॉर्ड ऑफ अ हाउस, जिस भी फर्स्ट हाउस की बात करी तो वहां पे अगर 1 नंबर लिखा है तो आपका लॉर्ड जो हुआ वो मंगल हुआ, ऐसे करके। योग मैम बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ योग होते हैं पॉजिटिव, कुछ योग होते हैं खराब। जैसे आपने कई बार सुना होगा धन योग, राजयोग। जब कुंडली में ऐसे आ जाए तो उसकी किस्मत खुल जाती है। एक होता है काल सर्प योग।
काल हाँ। सर्प योग आता है तो उसकी ज़िंदगी में उसको चक्कर बहुत काटने पड़ते हैं। तो योग यानी कि ग्रहों का एक ऐसा प्रभाव, एक ऐसी मैथमेटिकल उनकी कैलकुलेशन जिससे हमें पता लगाते हैं कि इनकी कुंडली में योग है। ये बहुत प्रकार के होते हैं, पर मुख्यतः आप आम तौर पर सुनते हैं कि काल सर्प, जो काल सर्प है राहु केतु के मध्य में सभी ग्रह आ जाए तो काल सर्प माने जाते हैं। धन योग, राजयोग, ऐसे अलग अलग तरीके के योग होते हैं। तो ये कुंडली में जो भी प्लेसमेंट था उस हिसाब से उसी लोग से ही योग पता लगेगा, बताते हैं फिर उसी बाद से ही में। पता लगता है। और दोष? दोष मैम कई प्रकार के, जैसे आजकल एक फेमस है, लोग इस बात को पता नहीं क्यों बढ़ा चढ़ा के बोलते रहते हैं, मंगल दोष। हाँ। अब मंगल दोष यानी मांगलिक की बात हो रही है। हम्म। अब मांगलिक, पहली बात तो मैम मैं जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको बोलना चाहता हूँ, अगर आप मांगलिक हैं तो बधाई हो, ये बहुत खुशी की बात है। मैं हूँ सर, बताओ। बहुत खुशी की बात है। आज के समय हर तीसरा व्यक्ति मांगलिक है। हाँ। मैम मांगलिक कभी भी खराब नहीं होता पहले है। मांगलिक क्या होता है एक बार आप जिसको मंगल नहीं मैम पता। कुंडली में अगर आपके मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें घर में अगर मंगल मार्स लिखा है तो आप मांगलिक हैं, ठीक है। जो कभी भी गलत नहीं होता है। ये 27 से 28 साल तक आपकी जिंदगी में प्रभाव डालता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आगे जाके खत्म हो जाता है। आप जब आपने जन्म लिया तब से अगर मांगलिक है, जिस दिन आपकी मृत्यु होगी तब तक आप मांगलिक ही कहलाएंगे। पर इसका जो मुख्यतः प्रभाव है 27-28 साल तक पड़ता है। जो भी व्यक्ति मांगलिक है वह व्यक्ति सबसे पहले तो बहुत जोशीला होता है, उसके मन में हमेशा किसी चीज़ को करने की, पाने की इच्छा बहुत होती है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, जितना जल्दी आता है उतनी जल्दी ठंडा भी हो जाता है। अच्छा, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी इनको बहुत ज़्यादा होती है, चीज़ों को लेकर प्लान बहुत करते हैं, करूँगा ये, करूँगी ये, बट जब ऑन ग्राउंड आते हैं तो वो जो सोचा वो नहीं होता है, कुछ और ही होने लग जाता है। तो मांगलिक लोग अपने गुस्से की वजह से कई बार अपने पर्सनल रिश्ते, अपने प्रोफेशनल रिश्तों में ऐसे डिसीजन ले लेते हैं, बाद में खुद रिग्रेट करते हैं कि यार मैंने ये नहीं करना चाहिए था। तो मांगलिक होना कभी भी गलत नहीं है। अगर आप मांगलिक हैं तो मैम सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको हनुमान जी की पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए। इसके बाद मैम हमारे हिंदुस्तान में उज्जैन शहर में एक मंगलनाथ मंदिर है। जो भी व्यक्ति मांगलिक अपने जीवन काल में कभी भी मंगलनाथ मंदिर में जाकर आप हनुमान जी की पूजा करवाइए, या खुद जाके वहाँ पे आप कुछ भी ऐसी प्रार्थना करिए जो आपको मन को शांत दे, वो आपके लिए बेटर है। तो मांगलिक होना कभी भी खराब नहीं है। मैम मांगलिक से मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। मैंने एक कुंडली मिलाई थी जिसमें रिलेशनशिप में थे वो, और उनका अच्छा खासा चल रहा था 2-3 साल, और वो मानते नहीं थे, मतलब एस्ट्रोलॉजी को उनका कोई मानना नहीं था। अब सडनली बात आई कि अब फैमिली में बात करते हैं, बताते हैं। उन्होंने अपनी फैमिली में जाके बताया तो लड़का मांगलिक निकला, लड़की नॉन मांगलिक निकली। घर वाले जो पुराने ख्यालात के थे, और मैं उनको सही भी बोलूँगा, भाई रिश्ता नहीं चलेगा, टूटेगा, मेरे पास आए कुंडली लेके कि सर ऐसी कुंडली है, बताइए क्या। तो सबसे पहला मेरा उनको यही प्रश्न था, कितने साल से रिलेशनशिप में हो। वो कह रहे हैं हम ऑलमोस्ट 5 साल से हैं। 5 साल में देखिए उस कपल के साथ उठना बैठना, खाना पीना सब कुछ वो साथ में करते थे, सिर्फ एक मैरिज सर्टिफिकेट नहीं था, बाकी सब कुछ था। मंगल के प्रभाव ने कभी उनके ऊपर इफेक्ट नहीं डाला। दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं, आप समझिए मैम, यहाँ पे पॉइंट ये आता है, मंगल खराब नहीं करता है। मंगल सिर्फ आपके नेचर में एग्रेशन, जोश लेके आता है, जिसको रेमेडीज़ के द्वारा ठीक किया जा सकता है। उन दोनों की कुंडली देख के मैंने जो रेमेडीज़ बताई मैम, वो रेमेडीज़ जब उन्होंने करी मैम, आज उनकी शादी को लगभग 3 से 4 साल हो गए हैं, एक बेटा हो चुका है और बहुत अच्छी लाइफ चल रही है। और वो अब एग्जाम्पल देते हैं कि हम तो, और उनके गुण मैम आप मानेंगे, उनके गुण सिर्फ मात्र 14 या 15 गुण मिलते थे, 36 में से 14 या 15 गुण, और आज वो खुश रह रहे हैं। तो मांगलिक होना खराब नहीं है, मांगलिक होना अच्छी बात है। आपके अंदर ज़्यादा जोश है, और आजकल की दुनिया में जोश वाले लोग, बोलने वाले लोगों की ही चलती है, शांत वालों को तो दबाया जा सकता है। ये तो है। तो आप जो बता रहे थे मांगलिक होना बेसिकली मैच हो सकता है, पर नॉन मांगलिक का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये एक ट्रेट है बेसिकली। कुंडली मिलाते समय सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, बाकी बातों को आप इग्नोर कर दीजिए। मैं ये आपके पॉडकास्ट पे बोल के जा रहा हूँ। सबसे पहले, अगर आप कुंडली मिला रहे हैं और आपकी कुंडली मिलाने में नाड़ी दोष आ जाता है, नाड़ी दोष बेसिकली संतान सुख से संबंधित होता है, जिसका अच्छा शुभ संयोग नहीं होता है। यानी आगे जाके आपको हेल्थ इश्यूज, आपके पार्टनर को या आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम, या बच्चा ना होना, डिले होना, या फिर अबॉर्शंस होना, ऐसी दिक्कतें आएंगी। नाड़ी दोष है, संभल जाइए, रुक जाइए।
रेमेडी सॉल्यूशंस ले सकते हैं तो ले लीजिए। जिसके चांस कम है, एक नाड़ी दोष ऐसा है जिसका डेडिकेटली रेमेडी सॉल्यूशन एस्ट्रोलॉजी में बहुत कम बताया गया है। मांगलिक के उपाय हैं, ग्रह खराब हो जाए उपाय हैं, हर चीज़ के उपाय हैं, बट अगर आप नाड़ी दोष के ढूंढोगे तो रेमेडीज आपको क्या बताई जाएगी? महामृत्युंजय पढ़ लीजिए। महामृत्युंजय किस लिए है? आपके डर को ठीक करने की। बट डेडिकेटली नाड़ी दोष की कोई स्पेसिफिक रेमेडी नहीं है, ये आपके पॉडकास्ट से बता रहा हूँ जो कोई नहीं बताता होगा। और दूसरी बात मैम, अगर जब आप किसी से विवाह कर रहे हैं, कुंडली मिला रहे हैं, अगर आपकी कुंडली मिलाता है समय आपके गुण पॉइंट्स में आ जाए 18.5 19.5, मत करिएगा शादी। अच्छा, रुक जाइएगा। क्योंकि जहां पे 0.5 यानी आधा नंबर मिला है तो दैट मीन्स एक वो अच्छा है, एक इंसान में वो चीज़ नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं टकराव होगी और आगे जाके वो रिश्ता सेपरेशन में आ जाता है। ये मैंने मोस्टली देखा है। अगर आपकी कुंडली में गुण मिलाते समय, राशि मिलाते समय पॉइंट्स में नंबर आ जाते हैं तो आपको सोचना है कि मैं इससे विवाह करूं ना करूं, कितना भी करीबी रिश्ता हो। बट सर बहुत बार तो ये होता है ना, ये एक क्वेश्चन होता है कि किन्हीं लोगों के तो 36 के 36 गुण मिलते हैं, फिर भी लोगों की शादियां टूट जाती हैं। फिर मैम उसमें मैटर एक ही चीज करता है, गुण मिलान इज नॉट अ इम्पॉर्टेंट, राशि मित्रता होनी चाहिए। राशि मित्रता, राशि यानी आपका जोडिएक साइन और आपके पार्टनर का जोडिएक साइन एक दूसरे के साथ अच्छे फ्रेंडली होने चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका तुला है, जोडिएक साइन आपकी राशि तुला है मान लीजिए, और आपके जो पार्टनर है उनकी कर्क है, तुला और कर्क का मैच नहीं होगा तो आपके 36 के 36 गुण मिल जाए तो भी आप दोनों कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखेंगे ही देखेंगे। राशियों की फ्रेंडली होनी चाहिए। मैम 12 राशियां भी एक दूसरे के साथ फ्रेंड्स हैं। तो मतलब जो आप बोल रहे हो कि ये जो राशि का मैच होता है उससे एक्चुअली मैच 100% काम करते हैं। 100%। पर सर ट्रेड्स अलग हो दोनों के एकदम, की वो पश्चिम सोचता है, वो पूरब सोचता है, पर उनकी राशि मैच कर रही है तो 100%। अगर आपकी राशि मैच कर रही है तो आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, एक दोनों क्योंकि आप मानिए मैम, जो जोडिएक साइन की फ्रेंडशिप है, जो जोडिएक साइन की दोस्ती है, जब वो मिल जाती है तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। उसमें एक नॉर्थ का हो एक साउथ का, वो मैटर नहीं करता है। आप जब रहना शुरू करेंगे तो एक दूसरे की कमियों को ज्यादा पसंद करेंगे, अच्छाइयों को और इंक्रीज करेंगे। तो मैच मेकिंग में राशियों की मित्रता होना बहुत जरूरी है, गुण मिलान नहीं। अगर आपके पार्टनर के साथ आपकी कुंडली 10 गुणों के साथ मिल रही है, 15 मिल रही है, तो आप जरूर विवाह करिए। परंतु अगर पॉइंट में आ रहे हैं और नाड़ी दोष आ रहा है तो रुक जाइएगा, आपको प्रॉब्लम जरूर होगी। तो नाड़ी दोष दोनों का मिला के होता है, किसी एक की कुंडली में दोनों होगा? का मिला के, दोनों का मिला के दोनों के। और इसके लिए मैम डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ इज कंपलसरी। अकेले डेट से नहीं पता लगता, अकेले प्लेस से नहीं, अकेले टाइम से नहीं। अच्छा, तो तीनों वो होना एक जरूरी। किसी के साथ आया किसी के साथ नहीं आया, वो डिपेंडिंग उनकी उस पे होता है। मान लीजिए ए का बी वाले के साथ है पर ए का सी वाले के साथ नहीं है, ऐसे। हाँ, ओके। और आप महादशा की बात कर रहे थे फिर इसी में। महादशा तो मैम कुंडली में सबसे बढ़िया चीज है, आपने तो ऐसा टॉपिक छेड़ दिया। मैम महादशा, पहले तो वर्ड का मतलब समझते हैं। महादशा का मतलब होता है जब किसी ग्रह का अच्छा टाइम चल रहा हो, यानी ग्रह का टाइम चल रहा हो। मैम अगर मैं इसको और एग्जांपल बोलूं कि आज के समय हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार इज अ महादशा, मोदी इज उस महादशा के मालिक, तो जिसकी सरकार उसी की चलेगी। और ये भी अलग अलग तरह की होती है मैम, सूर्य की अलग होती है, मंगल की अलग होती है, चंद्रमा की अलग होती है। मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा जिससे आप समझ पाएंगे महादशा लोगों को फायदा क्या देती है। मैम सूर्य की महादशा व्यक्ति को गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत अच्छा नाम कमाती है। हमारे देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री हुए थे जिनका नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 1977 में, पहले तो उनकी कुंडली में 10th हाउस में सूर्य है। अब जिनके 10th हाउस में सूर्य है वो गवर्नमेंट ऑफिसर तो बनेंगे ही बनेंगे। 10th हाउस में सूर्य है, उनकी जैसे ही महादशा 1977 में शुरू हुई और जैसे ही शुरू हुई उस समय की सरकार में उनको एक सलाहकार के तौर पे नियुक्त किया गया और उसी 6 महीने बाद वित्त मंत्रालय में सचिव बन गए। यानी सूर्य ने देखो उनको क्या दिया, जैसे ही सूर्य की महादशा आई वो सीधे ही गवर्नमेंट ऑफिसर या गवर्नमेंट के तौर पर बहुत बड़े एक जाने माने अच्छे नियुक्ति पद पे माने गए। मैम बृहस्पति की महादशा, मैम बृहस्पति की महादशा व्यक्ति के अंदर डर को निकाल के चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर कर देती है। हमारे देश के बहुत ही अच्छे एक सुपरस्टार शाहरुख खान जी, मैम शाहरुख खान जी की लाइफ में जब बृहस्पति की महादशा आई ना, तो अच्छा जिस समय मैं आज से बात कर रहा हूँ लगभग 25-30 साल पहले की, जिस समय उनकी बृहस्पति की महादशा आई, उस समय जो भी न्यू कमर एक्टर आ रहा था वो नहीं चाहता था कि मैं कोई नेगेटिव रोल वाली फिल्में करूं जहां पे मैं विलन बनूं। बाजीगर देख लीजिए आप,
डर देख लीजिए, शाहरुख खान जी ने वो वाली फिल्में करी जहां पे उनका नेगेटिव कैरेक्टर था और उस फिल्म में नेगेटिव कैरेक्टर को ज्यादा सराहा गया पॉजिटिव कैरेक्टर से ज्यादा। और वो बृहस्पति की महादशा में, शुक्र की महादशा। शुक्र की महादशा मैम आपको लग्जरी देगी, सुख देगी, ऐश देगी। आप बैठे बैठे सिर्फ ये सोचोगे कि सब मेरे पास आके मुझसे सब पूछे जा रहे हैं, मैंने ऐसा क्या कर दिया। शुक्र की महादशा मैम हमारे देश के एक बहुत अच्छी अभिनेत्री हुई आलिया भट्ट। मैम आलिया भट्ट की लाइफ में शुक्र की महादशा 2002 में शुरू होती है और लगभग जब तक शुक्र की महादशा 20 साल की होती है मैम, 20 साल में उनको फिल्मी कैरेक्टर के तौर पर भी जाना गया, शादी भी लव मैरिज हो गई, बच्चे भी हो गए मैम, फिल्म फेयर का अवार्ड भी मिल गया जो अभिनेताओं के लिए एक सपना होता है, सपना होता है। अब एक और अगर महादशा की बात करें, एक्चुअली में राहु की बात करना बहुत ज़रूरी है। राहु की महादशा क्या देती है मैम? पहले तो राहु की महादशा व्यक्ति की लाइफ को चेंज कर देती है, पूरा नेगेटिवली आ जाता है, पॉजिटिव मैम, नेगेटिव। राहु कभी खराब नहीं है अगर आपने राहु के अगेंस्ट में बिहेव किया तो। अब राहु ने किस किस को क्या दिया है? विराट कोहली हमारे देश के प्रसिद्ध क्रिकेटर मैम, उनकी कुंडली में 2012 में राहु की महादशा शुरू हुई। अब मैम राहु की महादशा 2012 से पहले भी विराट कोहली खेल रहे थे, जिनको एक नॉर्मल प्लेयर के तौर पे जाना जाता है, जो अपनी 11 टीम के मेंबरों में भी जगह बनाने के लिए कोशिश करते जा रहे थे। 2012 शुरू हुआ, परफॉर्मेंस ऐसे आई कि 2012 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला और आज के समय आप देख लीजिए, यानी उन्होंने राहु की महादशा में मतलब उस रास्ते को चुना जहां पे अध्यात्म कह लीजिए, नॉन वेज, ड्रिंक, स्मोकिंग, कंप्लीटली सब आज वो ऐसे हो चुके हैं। यानी उनके पुराने इंटरव्यू देखें तो आपको लगेंगे कि ये तो एकदम अलग है और आज देखेंगे तो टोटली अलग है। मतलब ये बड़े जितने भी आप सेलेब्स देखते हो ये सब अपनी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, दशा के हिसाब से चीजें करते हैं, 100% चूज करते हैं, डिसीजन लेते हैं। मैम मैं बात करना चाहूँगा मुकेश अंबानी जी की। मुकेश अंबानी जी अपने जीवन में, धीरू भाई अंबानी उनके पिताजी ने रिलायंस का शुभारंभ कर दिया। अब मुकेश अंबानी जी पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चले गए। अमेरिका से जब वापस इंडिया में आते हैं तो वो काम शुरू करते हैं अपने पिताजी के साथ। मैम 1981 में उनकी लाइफ में चंद्रमा की महादशा शुरू होती है और मैम ऐसी महादशा कि धीरू भाई अंबानी जी को पता लग गया था कि मेरे 2 बच्चों में ये जो बड़े वाले हैं, इनका जो IQ लेवल है, इनका जो काम करने का तरीका है वो मच बेटर देन सेकंड वन। और वो ऐसे आए, आज के समय अगर मोबाइल क्रांति किसी ने लाई है अपने हिंदुस्तान में तो उसमें सबसे पहले इन्हीं का नाम लिया जाता है, मुकेश अंबानी जी का। आप 2005 से पहले देख लीजिए, मोबाइल लेना एक सपना था और आज के समय आप देखें तो आज रोड पे चलने वाले हर एक रिक्शे वाले के पास आपको मोबाइल दिख जाएगा। तो वो चंद्रमा की महादशा में शुरू किया हुआ काम आज उनको कहाँ कहाँ पहुंचा रहा है। तो सबकी लाइफ में एक ना एक बार महादशा आती है मैम, हर किसी की जिंदगी में महादशा आती है और उस महादशा का रोल समझिए क्या है मैम। जब महादशा आती है तो कुंडली में वो वाला ग्रह आपका पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ। अगर वो ग्रह पॉजिटिव नहीं है और महादशा चल रही है शुक्र की और आपकी कुंडली में शुक्र नेगेटिव है, कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा जाएगा आपका। और ये क्या है पॉजिटिव नेगेटिव? मतलब जैसे मान लीजिए शुक्र है मैम, ज़ोडिएक साइन में अगर शुक्र बैठा है अपनी नेगेटिव प्लेसमेंट में, वो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू पता लगता है। अगर वो नेगेटिव प्लेसमेंट बैठा और आपकी शुक्र की दशा आ रही है तो आप बोलेंगे राम, सामने वाले को शाम सुनेगा। आप बोलेंगे यस, सामने वाले को नो सुनेगा। आपको ऐसा लगेगा अरे मेरा तो सब कुछ चला गया, हो क्या गया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपका खराब ही होगा, उसको पहले ठीक करना रहेगा। हाँ नहीं, एक ग्रह आपका खराब है, बाकी के 8 के 8 चाय नहीं पी रहे हैं, वो भी कुछ अच्छा रिजल्ट देंगे आपको। तो आपको कहीं ना कहीं ये एस्ट्रोलॉजी के थ्रू पता लगा। बट महादशा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तभी मैंने एग्जांपल दिया कि बीजेपी की सरकार महादशा और मोदी जी वो शुक्र ग्रह, यानी शुक्र ग्रह और महादशा मिल गए तो आज भारत का विकास हो गया। तो मतलब हर इंसान को लिटरली अपनी महादशा कब पता चल रही होना है चाहिए, उस हिसाब से उसका मैक्सिमम फायदा उठा सकता है। और मैम उसमें रेमेडीज करनी चाहिए आपको। क्या? वही मैं नेक्स्ट मैम जैसे अगर मैं राहु से शुरू करता हूँ। मैम जिस भी व्यक्ति की कुंडली में राहु अगर वो स्ट्रॉन्ग करना चाहें तो उनको 3 चीजें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले तो ऐसे व्यक्तियों को नीला कपड़ा ना पहनना है, ना नीला कपड़ा किसी को देना है। ओके। दूसरी चीज मैम आपको एक दिन ध्यान रखना है कि आपको कपूर के तेल से स्नान करना चाहिए प्रतिदिन। अगर आपकी कुंडली में राहु गलत प्लेसमेंट में है और आपकी राहु की महादशा चल रही है और राहु वैसे अगर महादशा भी नहीं चल रही, राहु आपका खराब है। अच्छा, राहु खराब के सिम्टम समझ लेते हैं हम क्या होते हैं मैम। अगर आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, एंजाइटी हो रही है, आप बेवजह
सब कुछ है आपके पास, बट फिर भी अपने आप को खाली खाली महसूस कर रहे हैं, डिस्टर्ब है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि यार मैं करूँ तो क्या करूँ, आप एक ब्लैंक फील कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आपका राहु खराब है। उस व्यक्ति को काला और नीला रंग का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। क्या होता है बट अगर वो काला नीला नहीं पहनेंगे? मैम उससे बिकॉज ये कैसे राहु के ठीक कलर होगा? है, ये अच्छा। राहु का काला नीला राहु का है, तो अट्रैक्ट होगा। अब मान लीजिए कि मधुमक्खी मीठे की तरफ जाएगी, अगर मीठा होगा तो जाएगी, तो ये आपका मान लीजिए कि इंसान है, ये राहु है, तो जाना है कि जाना है। ठीक है, समझ तो गई। काला नीला ना पहन लिए। कपूर के तेल से या कपूर का कोई भी पानी उसमें जिसमें नहाते हैं उस बाल्टी में, उससे स्नान करना बहुत जरूरी है। उससे क्या होगा? उससे मैम आपके राहु का प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव कम होगा, क्योंकि कपूर जो है वो राहु को शांत करता है। अच्छा, इसका मैम एक और बहुत बेसिक रेमेडी है, जो आजकल तो वैसे ये लोग नहीं मिलेंगे, जो धोबी कपड़े धोते हैं, धोबी जो कपड़े धोते हैं, उनको अगर आप सफ़ेद चीज़ों का दान करेंगे तो उससे भी राहु का प्रभाव या राहु का नेगेटिव प्रभाव कम होता है मैम। अच्छा। ये तीनों रेमेडी कर लीजिए, आपका राहु बेस्ट है। सूर्य को मजबूत करने के लिए बिना सींग वाली गाय को हरा चारा खिलाना शुरू कर दीजिए। बुध ग्रह को स्ट्रांग करने के लिए मैम किन्नरों को कभी भी इग्नोर मत करिए। आपके पास कुछ नहीं भी है जेब में देने के लिए, प्रणाम करिए उनको हंसते हुए चेहरे के साथ। किन्नरों को प्रणाम करना है। बुध बहुत स्ट्रांग कर उस व्यक्ति का होता है जो किन्नरों की इज्जत करता है, उनको रिस्पेक्ट देते हैं। आप उनको पैसे के रूप में कुछ ना दें, बट उनको आप प्रणाम करें, उनको आप रुक के बात करें, उनका आप सम्मान और उनसे आशीर्वाद लीजिए, वो आपको बहुत बेटर है। बृहस्पति स्ट्रांग करने के लिए अपनी लाइफ में अपने टीचर्स को एक बार ज़रूर याद किया करें। चंद्रमा को स्ट्रांग करने के लिए पूरे दिन में आप कितने भी बिजी हो, शाम को एक बार मम्मी को कॉल कर लें, मम्मी कैसे हो, खाना खा लिया, चंद्रमा स्ट्रांग हो जाएगा। दूसरा और उपाय, इवनिंग वॉक शुरू कर दीजिए। रात को 8-9 बजे बाद ऊपर देखिए चांद निकल रहा है, वॉक शुरू कर दीजिए। मम्मी का चंद्रमा से क्या रिलेशन? माँ का जो लिंक होता है या माँ का जो इसका संबंध माना जाता है, चंद्रमा से माना जाता है। अच्छा। वहीं अगर जिस व्यक्ति को अपना सूर्य स्ट्रांग करना है, वैसे तो मैंने एक रेमेडी आपको बताई, बिना सींग वाली गाय की सेवा करनी चाहिए। अगर जिस व्यक्ति को अपना सूर्य ग्रह स्ट्रांग करना है, उसको अपने पिताजी से दिन में एक बार बात जरूर करनी चाहिए। आप बैठ जाइए, अपनी लाइफ की कुछ भी बातें, पापा आज कैसे हैं, डैडी आप कैसे हैं, क्या चल रहा है, क्या खाया है, बस आपका सूर्य मजबूत है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई महंगे उपाय कराने की जरूरत नहीं है, ये बेस्ट है। अगर आपको शुक्र ग्रह स्ट्रांग करना है और अगर आप मैरिड है, अपनी पत्नी को अच्छे अच्छे तोहफे ला के दीजिए, उनके साथ समय व्यतीत करिए। आपका शुक्र ग्रह इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप हैरान हो जाएंगे कि अगले दिन से लोग मुझे मतलब बहुत अच्छी नज़रों से देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं मेरे अंदर कौन आ गया है। और अगर आपको अपना राहु स्ट्रांग करना है, जैसे मैंने बताया, और केतु स्ट्रांग करना है, तो ऐसे व्यक्तियों को डॉग की सेवा ज़रूर करनी चाहिए। डॉग लवर बन जाइए। कुत्तों को, चाहे वो स्ट्रीट वाले हो चाहे आपके घर के पालतू हो, उनको आप जितना आप खिलाएंगे उतना आपके लिए बेटर है। और खिलाने का मतलब जब वो खा रहे हो तो वहाँ पे मौजूद रहना है। मैंने बहुत लोग देखे हैं बाइक में चलते चलते रोटी फेंक दी और चले गए, अब वो कौन खा रहा, नहीं, आपको वहाँ पे खड़े रहना है, चाहे वो एक बाइट खा रहे हो चाहे वो पूरा खा रहे हो, आपको खड़े रहना है। रिलेशन तो होता ही होगा क्योंकि 100% शनिदेव के हैं, 100%। और मैम शनि की अगर आपने बात करी, शनि की एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है। जिस व्यक्ति का शनि खराब है, जिस व्यक्ति को शनि की 7.5 है, ढैया है, शनि का कोई भी पाप है, तो उस व्यक्ति को गरीबों की सेवा ज़रूर करनी चाहिए। वॉचमैन हो गए, शॉपकीपर हो गए, या कोई रोड पे कोई रोड साइड पर्सन हो गया, उनकी सेवा ज़रूर करें। उनके लिए ज़रूर आपको खाना कुछ ना कुछ देना चाहिए। और मैम जिस घर में पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की निकलती है, उस घर में कभी भी नकारात्मकता नहीं आती है। ये मैं 100% चैलेंज से बोल सकता हूँ। आज ही अपने घर में पहली रोटी बनाए गाय की, बना के साइड में रख दीजिए। आखिरी रोटी बनाइए कुत्ते की, उसको बना के साइड में। लॉजिक क्या है इसके पीछे, क्यों मैम ये सभी ग्रहों को पूरा बांध देगा, जिससे अच्छा। कि आपके घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। इसमें लॉजिक ये मान लीजिए कि हमने गाय से शुरू किया, जो सूर्य की मैंने बात करी, और लास्ट में केतु आ गए, तो सारे ग्रह आ गए, जिससे आपने सभी ग्रहों को कर दिया। और वो स्पेसिफिक उस ग्रह शांति की एक रेमेडी है, और ये आप करके देखिए, आज ही शुरू करिए, आपको फल जरूर मिलेगा। और इसी पॉडकास्ट पे, इसी रील पे वो मैसेज करके बोलेंगे कि हमें जब से हमने किया हमें बहुत बेनिफिट मिले। और ये आई थिंक जिस इंसान को शायद थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा, वो बेसिकली ये है कि सबसे पहले अपनी ये जब कुंडली पढ़ेंगे, उसमें अपने ग्रह पता चलेंगे। इंसान को ग्रह से ये पता चलेगा कि कौन से ग्रह में, जो आपने बोला हेल्थ रिलेट करिए, फैमिली रिलेट करिए, और
जब तुम अपने ग्रह स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो अल्टीमेटली जो ये सारी चीजें वो स्ट्रॉन्ग हो बस जाएगी। बस दैट्स द होल आइडिया। मैम आपको बीमारी बता दी गई, एस्ट्रोलॉजी आपको रास्ता बता सकती है, चलना आपको है। हाँ। मैंने आपको बता दिया मैम ये रेमेडी करिए, पर आप चलेंगे नहीं तो आपके ग्रह कैसे मजबूत नहीं, होंगे? मेरे को तो अभी सबसे ज्यादा यही हो रहा है कि कितना ज्यादा जरूरी है कि सबसे पहले इंसान को अपनी कुंडली के बारे में पता करना। मैं तीसरी बार बोल रही हूँ ये, बट जब आप समझा रहे हो तो लॉजिक जो समझ आ रहा है वो यही है कि जब हमें पता होगा तभी हम उस डायरेक्शन में कि क्या चल रहा है उस डायरेक्शन में चीजें इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। 100% मैम, तभी मैंने स्टार्टिंग में बोला कुंडली बहुत गहरा समुद्र, एक ऐसा कुआं है जिसको नापा नहीं जा सकता है। हाँ। और कौन सा शनि आपने बताया, मंगल 7.5 आपने बताया, रेट्रोगेट ग्रेड प्लैनेट एक ही आया था। मैम ग्रहों का गोचर, इसका हिंदी वर्ड है ग्रहों का गोचर। कुंडली में ग्रह हमेशा चेंज होते रहते हैं। अब ये होते हैं गोचर। हाँ। अब ये गोचर से कुंडली कैसे पता लगती है? मान लीजिए आप मेरे पास आज आते हैं मैम, आपकी एक कुंडली स्पेसिफिकली बनी हुई है, बट मुझे ये देखना है कि आज का समय आपका कैसा है, तो आज के समय की मैं कुंडली बनाऊंगा। इस समय सूर्य कहाँ है, वो क्या है, वो आपकी कुंडली से मैं मैच करूंगा। ठीक है। कि आज अगले 2 दिन तक मैम के साथ क्या होना है। इन कुंडली को मैच करके जो कंक्लूजन निकलता है उसको प्रेडिक्शन कहा जाता है, और वो गोचर से होता है। गोचर मतलब एक ग्रह का दूसरे ग्रह में जाना। मैम अभी आपकी कुंडली में सूर्य फर्स्ट हाउस में है, 3 महीने बाद वो फर्स्ट हाउस में नहीं होगा, वो सेकंड में चला जाएगा। 6 महीने बाद वो थर्ड में चला जाएगा, साल बाद वो फोर्थ में चला जाएगा। तो जब आप मेरे पास 5 साल बाद आए तो 5 साल बाद जहां होगा वो कुंडली और आज की कुंडली मिला के प्रेडिक्शंस निकाली जाती है। अच्छा। और गोचर का मतलब सिंपल अगर लैंग्वेज में बोला जाए, ग्रहों का एक भाव से दूसरे भाव में जाना या एक राशि से दूसरी राशि में जाना। बट क्यों करना है सर, जब हमारी एक ऑलरेडी सेट रेट है तो फिर ये नई कुंडली से मैच क्यों करना है? मैम आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में लिखा है कि आप गवर्नमेंट ऑफिसर बनेंगे, नहीं बन पाए। अगर मुझे वो रीजन फाइंड करना है तो मुझे आज के दिनों में आपके साथ क्या चल रहा है उसके लिए आज की कुंडली होना जरूरी है मेरे पास। अच्छा। अगर मेरे पास आज की कुंडली होगी, क्योंकि खराब आपके साथ आज हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था। कोशिश जब आप कर रहे थे, आपने पेपर दिए, आपने इंटरव्यूज दिए, तब सब कुछ आपका कॉन्फिडेंस अब था, बट आज आपका लो है तो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्यों है। तो मैं आज की कुंडली बनाऊंगा, इन दिनों में आप क्यों परेशान है, इन दिनों में क्यों डिस्टर्ब है, तो इन दिनों में आपका अच्छे वाला ग्रह कहाँ बैठा है। मान लीजिए आपका सूर्य जो है आज के समय अच्छा नहीं बैठा है, पॉजिटिव नहीं बैठा है, तो मैम 2 महीने रुक जाइए, आपका अभी अच्छा नहीं बैठा है सूर्य, आपको थोड़ा इंतजार, ये रेमेडीज करनी चाहिए। बट पर उसमें तो सॉरी मैं ऐसे, उसमें तो जो आप बोल रहे हो कि वो प्लैनेट तो फिर मूव करेगा ही, तो रेमेडीज से क्या फायदा होगा? मैम रेमेडीज से ऐसे है कि जो उसका जितना नेगेटिव होना था आपके ऊपर उसका प्रभाव कम करना है। कि इससे बुरा और नहीं होना चाहिए मुझे। मैं मतलब इस समय जॉब मेरे को ढूंढ रही हूँ, नहीं मिल रही, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं जॉबलेस रह जाऊं। तो वो जॉबलेस, क्योंकि जब कोई ग्रह रेट्रोगेट होता है, गोचर होता है, तो वो इतना आदमी को डिस्टर्ब कर देता है कि डिप्रेशन में चला जाता है। कि आप मेरे पास आए हैं कि मैं डिप्रेशन में ना जाऊं, मुझे ऐसी रेमेडीज तो नेगेटिव पहले पूरा नलिफाई कर दो, फिर जब ग्रह सही हो जाएगा तो मेरे को अच्छा प्रभाव दिख जाएगा। ओह सिंपल। ओह हाँ, ये 2-3 चीजें और मैं पूछूंगी। मैंने अभी देखा आपके हाथ में भी आपने एक अंगूठी पहनी हुई है, ऐसे जेमस्टोन्स बोलते हैं इन्हें, राइट मैम। क्या रोल रहता है जेमस्टोन्स का? मैम सबसे पहले तो जेमस्टोन्स कह लो, रुद्राक्ष कह लो, या ये ब्रेसलेट कह लो। हाँ, ये कोई तीनों मैजिक, चीजें अलग है। हाँ तीनों अलग है। ओके। ये कोई मैजिक नहीं है पहली बात। हाँ। ये आपकी दुनिया नहीं बदल देंगे। इनको पहनने से आप ये मत सोचिए कि मैंने आज पहना तो कल ही कुछ हो जाएगा। मैम इनका काम क्या होता है मैं आपको पहले वो क्लियर करना चाहता हूँ। ये हमारी बॉडी के 7 चक्र होते हैं, हमारे 7 चक्रों को ये एक्टिवेट करते हैं। एक्चुअली में स्टोन, रुद्राक्ष, ब्रेसलेट, क्रिस्टल्स, इनको बोला जाता है कि ये एक ऐसा मीडिएटर है जो आपकी जो सोई हुई किस्मत या आपके सोए हुए जो चक्रास है उसको एक्टिव करता है। कैसे करता है? मैम एग्जैक्टली मैंने पहना, मेरी बॉडी पे टच हुआ, ये मेरी बॉडी के लिए सूटेबल है। ये आपके लिए शायद हो या ना हो, बट मेरे लिए है। तो मेरी बॉडी के 7 चक्रा को एक्टिव करेगा, जिससे कि मेरी कन्विंसिंग पावर स्ट्रांग होगी, मेरी सोचने की शक्ति ठीक होगी, और मैं जो नेचुरली परफॉर्म करता हूँ और बेहतर कर पाऊँ। आपको कैसे पता चला कि ये आपके लिए सूटेबल है? कुंडली से पता लगता है। हर कुंडली का, हर ग्रह का, हर राशि का एक स्टोन होता है। एग्जाम्पल के लिए शनि का स्टोन जो माना जाता है वो नीलम माना जाता है। हर एक स्टोन अलग अलग, जैसे ये है मैम ओपल जो शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। हर एक स्टोन, हर एक राशि या ग्रह का एक अलग अलग एक स्रोत होता है, अलग अलग तरीके से उनको रिप्रेजेंट करता है। ये हुई स्टोन की बात, जिनको बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह के नहीं पहनना चाहिए। अगर आप ऐसे सोचते हैं कि अच्छा लग रहा है मैं पहनूं, नहीं मैम, ये असर कर रहे हैं तो असर खराब भी कर सकते हैं। क्योंकि आपको जब उसकी जरूरत ही नहीं है और आप लेते रहेंगे, खाते रहेंगे, पीते रहेंगे, तो आपकी बॉडी खराब होगी। इसी तरह मैम रुद्राक्ष का
बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी कुंडली में। रुद्राक्ष बेसिकली भगवान शिव का इसको एक नेत्र कहा गया है, एक अंग कहा गया है, ये एक बीज है। ये बीज हमारी बॉडी के उन 7 चक्रा को एक्टिव करता है, जिससे कि हमारे रुके हुए काम बनने शुरू हो जाते हैं। और हर अलग अलग तरह के रुद्राक्ष आते हैं, 1 से लेकर 26 मुखी तक रुद्राक्ष आते हैं मैम। मुख्यतः जैसे मैं बताऊं तो अगर किसी को ओवर थिंकिंग एंजाइटी हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान है, मैम 6 मुखी रुद्राक्ष अपने पॉकेट में रखना शुरू कर दे और शिव चालीसा पढ़ना शुरू कर दे। अगर वो शिव चालीसा पढ़ना शुरू कर देते हैं तो वह व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा मिरेकल चेंज देखेंगे। शर्त ये है, नॉन वेज ड्रिंक स्मोकिंग अभद्र भाषा को क्विट करनी है। 43 डेज तक तो इसको पहन के रखना ही रखना है। दूसरा मैम, रुद्राक्ष अगर मान लीजिए आपको लक्ष्मी की दिक्कत है कि आपके पास पैसा आ रहा है, पैसा टिक नहीं रहा है, तो आपको 7 मुखी रुद्राक्ष सिंगल पीस आपको जरूर पहनना चाहिए। पर जैसे आप बीच में बोले कि पॉकेट में रख सकते हैं, अब जैसे यहाँ पर तो आपने बोला कि ये टच हो रहा है तो इसकी एनर्जी आ रही है, पॉकेट में तो फिर टच होगा ही मैम। वो एक स्पेसिफिकली मान लीजिए कि आप उसको नहीं पहनना चाहते हैं, ये हाँ। उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि मेरे को शो ऑफ नहीं करवाना है, मेरे को दिखाना है, तो आप रखिए। और पॉकेट में रखने का मतलब ये है कि आपकी वो बॉडी से टच हो रहा है मैम। कारण इसलिए कपड़ा बीच में है तो उसको आप पदार्थ ना मानिए, वो टच हो रहा है, उसकी एनर्जी आ रही है। ये एनर्जी अगर मैं इसको खोल के अगर मैं दूर भी रखता हूँ तो भी एनर्जी दे रहा है, क्योंकि इसको मैंने शुद्ध करके पहना हुआ है। यानी जब मैंने पहना था तो इसको शुद्ध किया था कि मेरे लिए है और ये मेरे लिए काम करे, ये मेरे पे काम करेगा। अगर आप लेके खुद पहनेंगे तो आपके लिए उतना काम नहीं तो करेगा। कहाँ से लेना चाहिए, मैम किसी से? हाँ, ये ऑनलाइन भी बहुत सारी आपको साइट्स मिल जाएंगी और आप नहीं, हमारी मतलब जैसे आपने शुद्ध करके लेना चाहिए तो ये खुद ये ब्राह्मण करके से, देते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। ये ब्राह्मण ही शुद्ध करके दे सकते हैं। और इसको पहनने के बाद मैम आप नॉन वेज ड्रिंक स्मोकिंग नहीं कर सकते, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है। एक और बात, क्या फीमेल इसको पहन सकती है? क्योंकि फीमेल को मासिक प्रॉब्लम्स आती हैं, तो मैम डेफिनेटली पहन सकती हैं। उन मासिक प्रॉब्लम में इसको उतार के वो मंदिर में रख दे, गंगा जल से कच्चे दूध से धोकर फिर दोबारा पहन सकती हैं ये। बट ये फीमेल भी पहन सकती हैं। और इसको पहनने का तरीका होता है, और वो तरीका सिंपल है। सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच में अपने बालों को, औरतें अपने बालों को खुला रखें, और जो भी मेल है वो अपने बालों को नहा धोकर फ्रेश होकर, उसके बाद आपको शिव चालीसा पढ़नी है एक बार और इसको धारण कर लेना है। शुद्ध करवाने के बाद की क्रिया है, शुद्ध करवाना ब्राह्मण का काम होता है। ठीक है। बट सर ये मैं और ऐसे समझ रही हूँ, ये जैसे आपने बताया ये सब क्यों होता है कि बाल खोल के करेंगे तो उससे क्या होता है, मतलब इन सब के पीछे के रीजंस क्या मैम होते हैं? बेसिकली है ना, शिव भगवान के रुद्र रूप को हम जब भी देखेंगे तो उनके बाल बंधे हुए नहीं, खुले हुए हैं। अच्छा। गले में उनके जो है सर्प है वो खुले बालों में है, बंधे बालों में नहीं है। हाँ। भगवान शिव की बात हो रही है। 5 से 7 एक कहते हैं एक ऐसा समय जो पॉजिटिव एनर्जी का समय होता है, तो हम भगवान को उस समय समर्पित करके याद कर रहे हैं। तो ये इस समय आपको बाल खोल कर ही इसको पहनना चाहिए। ओके, ये मैं जान के हाँ जी, पूछ हाँ रही जी, हूँ सर, हाँ पर जी। ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि जो लोग होते हैं ना जो शायद 2 मिनट में कि यार ये क्या है, ये कौन है? नहीं, ये बस ये मैं इसलिए हर जानना चीज- चाहती हूँ कि हर चीज के पीछे हमारी हर बुक में, हर एस्ट्रोलॉजी जो आप बोल रहे हो उसका रीजन दिया गया है। 100% है। बातें ऐसे हवा में नहीं है। हाँ। हर चीज का एक लॉजिक है, और आप ये करके देखिए, उसके बाद देखिएगा बदलाव आपकी जिंदगी में आते हैं। और तीसरा आपने वो जो तीसरा मैम ये है क्रिस्टल्स। हाँ। ये अलग अलग तरह के होते हैं। मुख्यतः कोई इसको मनी मैग्नेट के नाम देते हैं, कोई इसको एमेथिस्ट बोलते हैं, कोई 7 चक्रा बोलते हैं। 7 चक्रा बेसिकली हमारी बॉडी के 7 चक्रा को एक्टिव करना। ये जो मैंने पहना हुआ है, मैं आपके दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, ये रिप्रेजेंट करता है मनी को। इसको मनी मैग्नेट ब्रेसलेट बोला जाता है। अगर आप ये पहन लेते हैं तो मनी का फ्लो हमेशा आपके हाथ में रहता है, पैसा आपको हमेशा आता जाता रहता है, कभी भी पैसों की तंगी नहीं आती है। और इसलिए ये हमेशा हर व्यक्ति को पहनना चाहिए। मैं तो बोलूँगा जो न्यू कमर्स हैं, जो अपना बिजनेस या प्रोफेशन जॉब शुरू कर रहे हैं, उनको ये ज़रूर धारण करना चाहिए। इसके भी धारण करने की क्रिया होती है और दिन होता है। ऐसा नहीं है कि इसको आप सुबह 5 बजे से 7, इसका एक अलग प्रोसेस होता है। इसको धारण करने से पहले आपको देखना चाहिए कि आपको कौन सा ब्रेसलेट पहनना है। हर ब्रेसलेट की एक अलग पावर, एक अलग एनर्जी होती है। मतलब हर क्रिस्टल की हाँ। अलग होती है, और वो स्पेसिफिकली आपको पहनना चाहिए। स्पेसिफिकली जिस जगह से आप ले रहे हैं, ओरिजिनल हो, रियल हो, सही जानकारी मिले, और उसके बाद आप उसको पहनिए, और डेफिनेटली आपको इसका रिजल्ट मिलता ही मिलता है। बट इसका एक मैं एडेड क्वेश्चन, जैसे आपने इसमें बोला कि ये बेसिकली एनर्जीज पे काम करती है, एनर्जीज का क्या? क्योंकि आजकल लोग बहुत समझने लगे हैं, ऑरा, एनर्जीज, ये मैनिफेस्टेशन, ये बहुत जेनजी के लिए भी बहुत कूल टर्म बन चुका है, जो एक्चुअल ट्रुथ है कि एनर्जीज का जो चारों एक रहता है। बट एस्ट्रोलॉजी में ये जो एनर्जीज की बात होती है, कैसे डिफाइन करते हैं? मैम एनर्जीज बेसिकली 2 तरह की होती है, इसको भी हम थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। और
नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव एनर्जी यानी कि जब कोई इंसान सामने वाला आपसे जेलस कर रहा है और आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, वो सामने वाला कोई भी हो सकता है, आपका ब्रदर, आपका दोस्त, आपका पार्टनर, कोई भी हो सकता है, जो आपकी सक्सेस को देखकर शायद खुश नहीं है। वो एनर्जी एग्जैक्टली इनविजिबल वाइब्रेशन है। इनविजिबल वाइब्रेशन जो आपको दिखाई नहीं देती है, बट कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्बेंस होती है। एग्जाम्पल मैम, कई बार आपने देखा होगा कि आप किसी शादी फंक्शन में जा रहे हैं, सज धज के जा रहे हैं, बहुत अच्छा मेकअप किया आपने, सारा कुछ, वापस आने के बाद ऐसे जिंदा लाश बन जाते हैं कि अपने आप को भी ऐसे मन करता है छोड़ो यार, कपड़े चेंज करने का मन नहीं करता, जिंदा लाश बन जाते हैं। मैम वहाँ पे आप समझ जाइए कि आपको नज़र लग गई है। आप कुछ नई गाड़ी, नया फ़ोन कुछ भी लाए और रिसेंटली उसके बाद आपको वो चीज़ें ऐसा फील होता है कि अनकंफर्टेबल, और मेरी चीज़ वो ठीक नहीं हो रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो नेगेटिव एनर्जी होती है, जिसका पता आप आम नहीं लगा सकते हैं, आप ऐसे नहीं लगा सकते हैं। इसके लिए आपको एग्जैक्टली अपनी प्रॉब्लम्स को किसी से डिस्कस करना होगा जो एस्ट्रोलॉजी फील्ड से हैं या इस फील्ड से जुड़े हैं, और वो आपको इसके अकॉर्डिंग बताएंगे कि कौन सा आपको पहनना चाहिए। एनर्जी इज जस्ट अ इनविजिबल वाइब्रेशन जो आपकी बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है। अच्छा। तभी तो आपने सुना होगा मैम, बचपन में कहा गया किसी का जूठा मत खाओ, किसी के पहने हुए कपड़े मत पहनो। इनफैक्ट मैंने ये भी सुना था कि पैर भी जैसे हम बड़ों के छूते हैं तो जो रेस्पेक्ट, मतलब वो उनकी जैसी एनर्जी है वो भी तुम सर पे लेते हो, क्योंकि पैर छू के हमेशा सर पे 100%। मैम एक और बात मैं बताना चाहूँगा, ये भी आपके पॉडकास्ट पे मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा, हमें अपने नेल्स काटने के बाद नेल्स को भी डस्टबिन में ऐसे नहीं डालना चाहिए। अगर आप किसी अननोन पर्सन के घर जा रहे हैं, नेल्स काट रहे हैं, बिकॉज नेल में, बाल में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। मैम जो ब्लैक मैजिक का नाम आपने, अगर इस पे हम डिस्कशन करेंगे, ब्लैक मैजिक के लिए आपको बहुत सी ऐसी क्रियाएं होती है, उच्चाटन क्रियाएं, मारण क्रियाएं, जिसमें इन सब चीज़ों का ही यूज़ होता है। ये इंसान की चीज़ें दे दीजिए, एनर्जी कंट्रोल हो जाती है। तो कैसे डालना चाहिए फिर? मैम ये आप अपने स्पेसिफिक, आप पहले तो किसी और के घर पे ये सब चीज़ें ना करिए। दूसरा, अपने घर पे ही करके इसको एग्जैक्टली किसी टिश्यू में बांध के पूरी तरह डिस्ट्रॉय करिए कि किसी को ये मिल ही ना पाए या दिख ही ना पाए। अच्छा, एक चीज़ और मैम, कभी भी आप किसी रेस्टोरेंट में या किसी होटल में स्टे करने जाते हैं तो मोस्टली वहाँ पे हमें कॉम पड़ी मिलती है, कंघी, वो कभी भी यूज़ नहीं करनी चाहिए मैम। बालों से गुजरा हुआ सामान, नाखूनों से गुजरा हुआ सामान कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर हिट बहुत जल्दी कर सकती है। अच्छा। बहुत जल्दी कर सकती है, और एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये सब चीज़ें आपको यूज लेनी चाहिए। इनकी एनर्जीज बेसिकली एब्जॉर्ब कर लेती है। ये उस एनर्जी के बीच में एक ब्लॉकेज का काम करता है, जिससे कि आप पूरे प्रोटेक्ट रहें। तो ये लाइफ लॉन्ग चलता है या ये भी कभी डैमेज हो जाता है? नहीं, हर चीज का एक टाइम होता है। एग्जाम्पल, मोती स्टोन होता है चंद्रमा के लिए। मोती 2 साल 11 महीने 18 दिन तक एक्टिवेट रहता है, उसके बाद उसकी एनर्जी खत्म। क्या उसके बाद और खरीदना पड़ेगा? नहीं, उसी को आप शुद्ध करवा लीजिए। शुद्ध करवाने के लिए आपके पास ब्राह्मण के पास जाना है और ये मेरा नग शुद्ध कर दीजिए, जो सिंपल कच्चा दूध, गंगा जल, गुलाब जल मिला के कुछ मंत्र पढ़ के आपको दोबारा पहना देंगे उस स्पेसिफिक डे में, जिस डे का वो स्टोन होगा। नेक्स्ट, ये जो मैं आपने मंत्र वर्ड बोला, मेरे को नेक्स्ट उसी पे आना था कि जो आप एनर्जीज को करते हो, जैसे आपने बोला शिव चालीसा पढ़नी चाहिए। बेसिकली शिव चालीसा क्या है? मंत्रों की, मंत्र है, हर लाइन में एक वर्ड से मिलके, मंत्र से मिलके बना है, जिसकी आई थिंक जो अगेन एनर्जी ही एब्जॉर्ब करेगा हर मंत्र। तो ये मंत्र एस्ट्रोलॉजी में पहले कैसे काम करता है? मैम मंत्र का बेसिकली हमें कभी भी वो गॉड से कनेक्ट नहीं करवाते हैं। मंत्र हमें एनर्जी की तरफ हमारे इंटेंशन पावर को स्ट्रॉन्ग करते हैं। हर धर्म में मंत्र का अलग अलग यूज़ है, हर धर्म में, और मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता सकता हूँ। हिंदू धर्म में जब हम महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो ओम का स्वर होता है। जब भी आप ओम बोलेंगे ना तो आपकी बॉडी में सबसे पहले कंपन होगा, वाइब्रेशन फील होगा। तो यहाँ पे ओम एक स्वर यानी वाइब्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मुस्लिम धर्म में जाएंगे तो वहाँ पे मैम आप देखेंगे तो वो जब नमाज पढ़ते हैं, दुआ पढ़ते हैं, जब नमाज और दुआ पढ़ते हैं तो वो एक उनकी दया की वाइब्रेशन आती है उनके अंदर, दया की वाइब्रेशन। मैम अगर सिख धर्म में आप जाएंगे, सुखमणी साहब, जपजी साहब का पाठ करते हैं, जब वो करते हैं तो वहाँ पे नाम का पावर माना जाता है, नाम की पावर। क्रिश्चियंस में आप जब जाते हैं तो वो जब गॉड के सामने प्रे करते हैं तो वहाँ पे जो मंत्रों को
अलग नाम में भेजा जाता है और वहाँ पे ग्रेस की पावर मानी जाती है। ग्रेस की ग्रेस, ट्रस्ट, इसकी पावर मानी जाती है। उनका जो हमारी जो एनर्जी है वो इन्हीं सब चीज़ों से निकल कर पहुँचती है। एक्चुअली में धर्म डिसाइड नहीं करता है कि गॉड से मिलाना है या किस से मिलना है। मंत्र एक्चुअली मीडिएटर का काम करते हैं, आपकी एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन को ब्रेक डाउन करके आपको एक ऐसे बिंदु पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं जहाँ पर आप चीज़ों को कनेक्ट कर सकें। दैट कॉल्ड मंत्रा पावर। और एस्ट्रोलॉजी में मंत्रा का बहुत ही अच्छा प्रयोग बताया गया, तरीका बताया गया, उच्चारण बताया गया। कभी भी मंत्र सिर्फ एक किताब में देख के ऐसे पढ़ लिया नहीं होता, एक तरीका होता है, एक उसकी वॉल्यूम टेम्पो होता है, उस हिसाब से पढ़ते हैं तो ही उसकी पावर मानी। ये एनर्जीज पर हम खींचते कहाँ से? जितनी भी आपने जैसे ये जेम स्टोन्स की एनर्जी हुई, मंत्रास की एनर्जी हुई, ये एनर्जीज इन चीज़ों में, एक नॉन लिविंग थिंग्स में एनर्जीज आती कहाँ से? मैम पहली बात तो ये सब चीज़ें जो हैं ये नॉन लिविंग नहीं है, ये इतनी पुरानी, इतनी ज़्यादा क्रिस्टल्स या इतने ज़्यादा धातुओं से दबी हुई चीज़ है जहाँ पे ऑलरेडी एनर्जी है। यानी मान लीजिए एक स्टोन का अगर मैं बात करूँ तो स्टोन्स जो है, जैसे श्रीलंका से हम मोस्टली स्टोन्स लेके आते हैं, तो श्रीलंका में ये ऐसी माइनिंग जहाँ पे करोड़ों साल पहले दबा हुआ, और वो करोड़ों, चाहे ज्वालामुखी के थ्रू चाहे कुदरत के थ्रू दबा हुआ, जिसमें एनर्जीज होती है, और वो पूर्वजों की एनर्जीज जब कनेक्ट होती है, पूर्वजों में यहाँ पे हम मरे हुए व्यक्ति की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे वायुमंडल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम उन सारे माहौल की बात कर रहे हैं, वहाँ से अगर हम कोई चीज़ लेके आते हैं और वो आपके ग्रहों के अकॉर्डिंग सूट करे तो डेफिनेटली ये एक रिचार्ज का काम है। अगर आप इन सब चीज़ों को सेकेंड नेम देना चाहें तो आप बोल सकते हैं ये रीस्टार्ट है। जैसे फ़ोन को रीस्टार्ट करके दोबारा एक्टिवेट करते हैं, ये एक रीस्टार्ट है और इससे डेफिनेटली रिजल्ट मिलते हैं। बट कोई भी चीज़ आपको एक दिन, एक हफ्ते या एक महीने में रिजल्ट नहीं देती है। इनको टाइम दीजिए, इनको टाइम दीजिए। इस रुद्राक्ष का असर भी 43 डेज बाद दिखना शुरू होता है, एक दिन में नहीं दिखेगा। इस ब्रेसलेट का असर भी कम से कम आपको 1.25 महीना पहनेंगे। ये स्टोन भी आपको सालों साल लग जाते हैं। और लकी ऐसे है कि आप अगर सलमान खान जी देख लीजिए, जो उन्होंने फिरोज़ा पहना अपने हाथ में, वो कोई नॉर्मल फिरोज़ा नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव और बहुत ही यूनिक है, जिसको पहनकर आज देख लीजिए वो अपने कैसे नेगेटिव टाइम से पॉजिटिव टाइम में आए हैं। तो इनकी पावर एनर्जी है जो आपको दिखाई नहीं देगी, सिर्फ महसूस करनी है। ये तो मैंने सिर्फ देखा है, जितने भी लोग ऊपर पहुंचते हैं ना, उनका बिलीफ एस्ट्रोलॉजी पे उतना ही बढ़ता जाता है। मैम आप अंबानीज फैमिली को देख लीजिए, अगर आप उनके जितने भी अभी जनरेशन में बच्चे पैदा हुए हैं, वो 1 तारीख को क्यों पैदा कर रहे हैं? अच्छा, वो एक, हाँ मोस्टली आप देख लीजिएगा, जितने भी रिसेंटली अंबानीज में जो भी बच्चे पैदा हुए हैं 1 तारीख, क्योंकि 1 तारीख सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा ही राज हो, हम राज कर रहे हैं, हमारी बच्चे राज करें, उनके बच्चे राज करें। वो एक को ही अपना डिलीवरी वाला टाइम रख रहे हैं मैम। और आज के समय तो आपको पता है खान पीन ऐसा हो गया है कि नॉर्मल से ज़्यादा आजकल सोचते हैं कि डिलीवरी हम अपनी मर्जी की डेट पे करा लें। तो वो फिर आपकी न्यूमरोलॉजी डेट बन जाती है। कौन सा बेस्ट डेट है मैम? वैसे तो 1 नंबर और 5 नंबर सबसे बेस्ट माना गया है। क्यों ऐसा? मैम 1 नंबर रिप्रेजेंट करता है सूर्य को। यानी कि अगर आप मान लीजिए सूर्य हैं तो फिर आप जल्दी से हार मानेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, और आप हमेशा ऊपर ही रहने वाले हैं। 5 नंबर मैम आपका ब्रेन बहुत स्ट्रांग होगा, मीडिएटर बहुत अच्छे बनेंगे, बड़े से बड़े फैसले लेंगे, आपकी बातों की इंपॉर्टेंस रखी जाएगी। कोई बड़ा कलेश हो रहा है तो आपको बुलाया जाएगा फैसला करने के लिए। ये 1 और 5 नंबर ही कर सकते हैं। तो 2026 की अगर मैं आपसे डेट पूछूं तो आप 1 और 5 बोलेंगे? मैम इसमें मैं एक डेट को और ऐड करना चाहूँगा। अगर इसमें हम इस साल जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिनके की जो भी बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो अगर एक डेट आपसे लूँ तो? मैम अगर मैं स्पेसिफिक बोलूँ 1 और 5 तो मैं सबको बोलना चाहूँगा कि ये डेट तो सबसे इम्पॉर्टेंट गोल्डन डेट मानी जाती है। इसके साथ साथ मैम अगर आप इस बार 9 नंबर भी लेते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत बेटर है। 9 नंबर क्योंकि मैम कोई डेट्स खराब नहीं है, सारी डेट्स सही हैं, बट एक स्पेसिफिक डेट की एक एनर्जी है, एक स्पेसिफिक डेट का एक काम है जो उनको बहुत ऊपर ले जाता है। अगर आप मुझे पूछें कि 2026 की ऐसी डेट बताइए जो शायद नहीं चाहेंगे कि उनको मतलब लाइक अपनी लाइफ में कोई खुशी शायद नहीं मिल रही है, तो मैम 6 नंबर सबसे अभागी डेट, जो ऐसी डेट है मैम जिनको लोग कोई भी आके कुछ भी बोल जाता है और ये लोग चुपचाप हर चीज़ सामने वाले की मानते रहते हैं। इनको प्यार से आप बोलो कि अरे वहाँ चलना है, हाँ चलो ना, अरे वो काम करना है, हाँ करूँगा, पर जब ये किसी को बोलते हैं तो इनको जवाब मिलता है यार अभी टाइम नहीं है यार, कल करें, परसों करें। तो 6 नंबर को मैं अभागा, नॉट कि अनलकी नहीं बोलूँगा, बट ऐसा जिनको हमेशा सेकेंड प्रायोरिटी मिलती है, फर्स्ट प्रायोरिटी कभी नहीं दी गई है। अच्छा, अब नहीं मैं इसलिए रिलेट, पर ये जैसे आपने बोला 1, 5 और 9,
ये 3 नंबर्स हैं जो ये 2026 में आप बोलोगे। 2026 में जिनका बोलबाला रहेगा। ठीक है। और 6 नंबर का जैसे आपने बोला, तो व्हाट्स द रेमेडी, मतलब मैं मैम आपसे 6 पूछती नंबर हूँ। के लिए सबसे क्योंकि वाई एम आस्किंग कि जब मैंने ये जैसे आपके लिए रिसर्च करना चालू किया ना, तो फिर मेरे ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे भी यही आने लग गया, यही कंटेंट सब आने लगा, तो उसमें बोला इस साल 6 नंबर के लिए लाइक द मोस्ट लकीएस्ट। हाँ, तो मैम 6 नंबर बेसिकली जो आपने प्रश्न पूछा है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं जवाब दूं तो इनको 6 नंबर वालों को 2026 में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक चीज़ बहुत अच्छी करनी चाहिए, और वो है वाइट चीज़ों का दान करना। अब ये वाइट भी मैम दूध वाला वाइट नहीं, यानी कि शुक्र का एक्चुअली कलर वाइट है ही नहीं है, लोग इनको वाइट समझते हैं। आपको एग्जैक्टली ऐसा कलर जो शाइन करे, जो शाइन करे वो कलर को आपको डोनेट करना है। जैसे आप दही डोनेट कर सकते हैं। अच्छा। दही डोनेट करना बहुत अच्छा होता है। ये मंदिर में करिए, नीडी पीपल को करिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। इस समय काली रंग की चीज़ों का प्रयोग कम से कम करें, काले वस्त्रों का कम से कम प्रयोग करें, और ये चीज़ों को करते हैं तो 2026 आपके लिए, आपका ऑलरेडी जो कॉन्फिडेंस अप है वो सामने वाले को अप ही दिखाई देगा। बट अगर मैं आपसे पूछूं 2026 में, जैसे ये तो आपने नंबर्स दिए कि बेस्ट नंबर्स जनरल होते हैं 159 वगैरह, पर सबसे लकीएस्ट कौन? क्योंकि मैं जितने देखे हैं सर, सब में कोई अलग आंसर देता है, कि कोई बोल रहा है 1 नंबर है, सूर्य का नंबर है 2026, तो आपके हिसाब से 2026 के लिए विच इज द लकीएस्ट नंबर, मैं मोस्टली और विच इज द अनलकीएस्ट नंबर ऑल्सो? देखिए मैम, ये तो क्वेश्चन जो आपने पूछा है ऑलरेडी, अगर मैं लकी की बात करूं, वैसे तो सारों के लिए ही अलग अलग तरीके से अच्छा है। किसी के लिए करियर अच्छा, किसी के लिए रिलेशनशिप अच्छा, किसी के लिए हेल्थ अच्छा। बट एक अच्छा और एक बुरे की अगर बात करें तो मैं यहाँ पर 4 और 7 का नाम जरूर लेना चाहूँगा। अच्छे में? राहु केतु नहीं, 4 अच्छा, 7 को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 7 को क्या कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा? 7 इस साल रीस्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, बट कोई ना कोई उनको प्रॉब्लम्स आती रहेगी, और वो प्रॉब्लम से लड़के वो निकल भी जाएंगे। करियर में ऑफिस पॉलिटिक्स हो गई है, परिवार में पार्टनर जो है वो लड़ाई झगड़ा कर रहा है, घर में किसी सीनियर की, किसी बुजुर्ग की तबीयत खराब है उसकी वजह से, तो कोई ना कोई जिसका रास्ता उनको निकल जाएगा। 4 वालों के लिए 5 उंगलियां घी में रहने वाली है। 4 वाले तो 21, 22, 23, 24, 25 से जो टेंशन परेशानी में थे वो सब का अंत होके बस अब इनको तो सिर्फ चलना है। इनको तो चलना है कि बस मेरे को तो ना लेफ्ट ना राइट, मैं हूं तो हूं, मैं ही हूं, मैंने जो बोल दिया वही करना है, मुझसे और कुछ नहीं होता है, मेरे को यही चीज करनी है। इनका पॉजिटिव एटीट्यूड इस समय सामने वाले को, चाहे वो 1 नंबर हो, चाहे वो 7 नंबर हो, चाहे 9 नंबर हो, वो सबको हैरान कर देगा कि यार ये कल तक तो बोलती नहीं थी, आज ये इतना कैसे बोलने लग गई है। ये चीज है। और एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ये भी होता है, जैसे आपने बताया, ये नंबर्स बताया, तो कौन से टाइम पे, लाइक सुबह को, दोपहर को, शाम को, किस टाइम पे अगर बच्चा हो रहा है दैट इज बेटर, ऐसा? मैम इसमें राहु काल का समय नहीं रखना चाहिए। क्या होता है राहु राहु काल का समय होता है जब राहु का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, उस समय किया गया शुभ काम कभी भी फल नहीं देता है। कोई स्पेसिफिक टाइम मैं होता है? स्पेसिफिक मंडे का अगर मैं लूँ तो मंडे को एग्जैक्टली मान लीजिए कि आप 9 से लेकर 10:30 बजे के अच्छा। बीच में शुभ काम ना करें। तो ये हर दिन का एक अलग अलग होता है, और मैं चाहूँगा जब भी आप ऐसा आपको मौका मिले कि आपके घर में संतान प्राप्ति का योग है, तो एक बार कुंडली दिखा दीजिए अपनी और अपने पति की, और प्लस आप एक शुभ दिन का शुभ समय ले लीजिए, जो कुंडली देख के उनके हिसाब से बेस्ट क्या रहेगा, ओवरऑल नहीं, उनके हिसाब से बेस्ट क्या रहेगा। दैट्स, हाँ, ये तो है कि मैं ये तो ऑब्वियसली ऐड करूंगी कि पॉडकास्ट देख के या कुछ भी ऐसे इन्फॉर्मेशन देख के ना करें। वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले जाओ और पता करो कि मेरा और मेरी वाइफ की कुंडली अच्छी है और हम सोच रहे हैं ये फलानी डेट को कराना, क्या इस डेट में 1 बजे का टाइम शुभ रहेगा। ऐसे आपके पास सर सबसे ज्यादा, जैसे हमने बात करी थी, हम जब पीछे बात करी थी, रिलेशनशिप्स के लिए आते हैं, क्या है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसको लेके लोग आपके पास आते हैं? मैम आज के समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम रिलेशनशिप्स में अगर मैं बोलूं तो ट्रस्ट की है। आज के समय पार्टनर स्टार्टिंग में तो बहुत प्यार दिखाता है, आप मेरे हो, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, करती हूँ, कहाँ हो, क्या खाओगे, क्या पियोगे, सब कुछ चलता है। पर बाद में अचानक उनको पता नहीं क्या हो जाता है, वो इंसान जो एक समय पे बात करने के लिए, मिलने के लिए तरसता था, वो बात ही नहीं कर रहा है, फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। अच्छा, एक्सक्यूज़ बहुत ज़्यादा है। पहले 24 घंटे के 26 घंटे मिल जाते थे कि ये भी कम है, और आज 24 घंटे पहाड़ लगते हैं कि भाई मैं तो बिजी हूँ। तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, इंसान का बदलना आ रहा है जो बहुत जल्दी हो रहा है। क्यों, रीजन क्या है? मैम स्पेसिफिकली इसमें जो रीज़न आता है ना, वो काइंड ऑफ एक ही रीज़न को मैं सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूँ, जो मोस्टली 90% प्रॉब्लम में कॉमन है, और वो है प्रेशर।
प्रेशर एक ऐसी चीज़ है जो अच्छे खासे रिश्ते में डिफरेंसेस ले आती है। वो प्रेशर मेल, फीमेल, फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर, काम, जॉब, पैसा, किसी भी चीज़ का हो सकता है। जब एक रिलेशनशिप में प्रेशर आ जाता है ना, तो जो नहीं चाहता है तोड़ना, उसको भी फिर चांसेस लेने पड़ जाते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में वो कैसे ठीक करते हैं ये सारी चीजें? एस्ट्रोलॉजी में स्पेसिफिकली उस इंसान की कुंडली देखकर उस चीज़ को देखा जाता है कि ये प्रेशर स्पेसिफिकली कितने टाइम तक उनको हिट करेगा। अच्छा। और वो हिट करने का टाइम ड्यूरेशन लंबा है तो उसकी रेमेडीज करिए, शॉर्ट है तो पेशेंसली रखिए, धैर्य रखिए, सही शब्दों का चुनाव करिए, जल्दबाजी मत करिए। रिसेंटली कल की बात है, एक 5 साल का रिलेशनशिप अच्छा चल रहा था मैम। 15 दिन पहले लड़की ने अपने घर में बोला कि मुझे अब शादी करनी है, मैं अब मेरे घर में प्रेशर आ रहा है शादी का, तो मुझे करनी है। ऑब्वियसली जो मैंने प्रेशर की बात करी मैम, लड़का उस समय प्रिपेयर नहीं था बिकॉज वो करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस था। मैम लड़की ने अपने घर में बताया, लड़की ने बोला ठीक है जाके बात करो। लड़के ने मना कर दिया कि मैं अभी नहीं कर सकता हूँ। मैम बिना सोचे समझे उन्होंने डिसीजन ले लिया, लड़की ने उस लड़के के ऊपर केस करवा दिया। अच्छा। इस चीज़ का कि इसने तो मुझे 5 साल तक बहुत ज़्यादा टॉर्चर मेंटली डिस्टर्ब किया। यानी अब मैंने जब उनकी कुंडली देखी तो मैंने बोला कि अभी 2-2.5 महीने खराब टाइम चल रहा है, रुक जाओ। मार्च अप्रैल के बाद आप ये रिश्ते को थोड़ा बनते हुए देखोगे। ओहो इतनी बड़ी गलती होगी, क्या उससे आगे सॉरी बोल दूं? मैंने कहा नहीं, टूटा हुआ कांच दोबारा नहीं जुड़ सकता है। तो अच्छा खासा 5 साल का रिलेशनशिप किस में? क्योंकि उन्होंने धैर्य नहीं रखा, उन्होंने समझदारी सोचा नहीं। बस पेरेंट्स ने बोला ऐसा है, जाओ जा केस कर दो। और वो केस करने के बाद लड़के की फैमिली, अब ऑब्वियसली इंडियन सोसाइटी में जब ऐसी बातें होती हैं तो जो आज ऐसा रूप दिखा रही है वो आगे क्या दिखाएगी, नेगेटिव बातें बोल के, जो एक्चुअली में नहीं था। लड़की बहुत अच्छी थी, उसकी कुंडली बहुत अच्छी थी, जो हमेशा प्रोटेक्टिव तौर पर साथ देने के लिए तैयार रहती थी, बट दूसरों की बातों में आकर रिश्ता खराब हो जाता है। और आपने जैसे पूछा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्या है, कभी भी किसी रिश्ते में किसी तीसरे इंसान की इंटरफेरेंस मत आने दीजिए। अगर आपने किसी तीसरे इंसान की बातों पर रिश्ता चलाया, वो तीसरा इंसान कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई नेगेटिव थॉट भी हो सकता है। और आजकल इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे रील्स में चल रहा है कि हाँ ये ऐसा चल रहा है तो मेरा पार्टनर भी ऐसा करेगा। इन सब पे अपने रिलेशनशिप को डिसाइड मत करिए। आप धैर्य दीजिए, अपने रिश्ते को टाइम दीजिए, क्योंकि चुनने में जब अगर आपने टाइम लगाया, ऑब्वियसली आज पसंद किया, कल तो प्रपोज नहीं किया होगा, तो फिर जब ऐसे इश्यूज आए तो थोड़ा समय दीजिए। उसको समय देंगे तो वो रिलेशनशिप आपका बेटर हो सकता है। उस कल परसों की जो कॉल आई उसके लिए मैं इतना अफसोस क्रिएट किया, मैंने कहा यार ये तो गलत हुआ, आप दोनों को एक होना चाहिए था। अब वो लड़का एग्जैक्टली तो उनके ऐसे कुंडली में लिखा हुआ था कि 100% लिखा था, 100% लिखा था। उस लड़की की कुंडली में लिखा था कि आपकी लव मैरिज होगी मैम, 100% कुंडली में लिखा था। हाँ। और वो उसका पहला रिलेशनशिप था जिसको 5 साल से वो निभा रही थी। बस गलती ये हो गई कि शादी की बात घर में करी, घर वालों ने प्रपोजल भेजा, ना हो गया, घर वालों ने बोला कि ठीक है 5 साल खराब किए तो हम भी इसके कुछ खराब करेंगे। और आज अच्छा खासा रिश्ता खराब हो गया। और ये आज के समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अच्छे खासे रिश्ते को आप लास्ट में आके किसी और पे दे देते हो कि बताओ भैया क्या करना है। अरे जब आप दोनों घूम रहे फिर रहे थे, बात कर रहे, तब पूछा था क्या उनसे कि हम जाए? तब नहीं पूछा ना। आज नेगेटिव में वो सलाह दे रहा है जिसको इसका ज्ञान ही नहीं है। मैम मेरे को दर्द है तो मैं बता सकता हूँ मुझे कितना फील हो रहा है, ऑब्वियसली। और सामने वाले नेगेटिव। और अच्छा खासा रिश्ता, ऐसे मेरे पास बहुत प्रपोजल आते हैं। और जब उनकी कुंडली देखता हूँ मैं अंदर से फील करता हूँ कि आज के समय में ये लोग कर क्या रहे हैं, क्यों जल्दबाजी कर रहे हैं। आपका रिश्ता खराब एक रीजन की वजह से हुआ है, उस रीजन को टाइम दें, उस रीजन को समझें, उस रीजन के सॉल्यूशंस लें। तो लोगों की कुंडली में ऐसा भी लिखा होता है कि इसकी शादी नहीं लिखी है या इसकी शादी 2 बार होंगी शादी। डेफिनेटली मैम, इसके लिए तो मैं बताना चाहूँगा, और ये बहुत अच्छे तरीके से लोग पता लगा सकते हैं और अपनी कुंडली आज ही देखकर पता लगा लेंगे कि मेरी कितनी शादियाँ होंगी। अच्छा मैम जिसकी कुंडली में पहले तो लगन चार्ट दोबारा डेट ऑफ बर्थ टाइम से बनवा लीजिए। लगन चार्ट में शुक्र ग्रह के साथ देख लीजिएगा वीनस कहाँ पे लिखा है, जिसको इंग्लिश में वीनस कहा है। शुक्र ग्रह के साथ जितने पाप ग्रह बैठे हों, अब आप बोलेंगे पाप ग्रह कौन होते हैं? पाप ग्रह होते हैं जो हमेशा एग्जैक्टली जिनकी इमेज नेगेटिव दिखाई जाती है, नेगेटिव करते हैं या नेगेटिव एग्जैक्टली होता है जैसे मोस्टली। कि राहु, केतु, शनि, ठीक है। ये अगर 3 ग्रह शुक्र बैठे हैं, जितने बैठे हैं उतनी शादियां, अच्छा जितने बैठे हैं उतनी शादियां। ओके। आप अब भी कुंडली निकाल लीजिए। अच्छा अगर आप बोलेंगे ये तो कोई 24-25 साल के बच्चे की अगर बात करें, उसकी कुंडली देखें तो उतने रिलेशन, अच्छा मतलब मान लीजिए शादी से पहले, शादी तो होगी हाँ। रिलेशन भी उतने ही रहेंगे। यार ये तो 2-3 रिलेशन में रख रहा है, तो अच्छा ये है। और अगर 12th हाउस में बैठा हुआ है राहु
और 12th हाउस में बैठा हुआ है शुक्र, तो ऐसा आदमी लव रिलेशनशिप भी करेगा और जेल में भी जाएगा। अब आप पूछोगे कैसे, क्योंकि शुक्र जो है वो साथ में आपको लड़की बाजी के चक्कर में जेल भेजाएगा। अरे बाप रे। 12th हाउस में राहु और शुक्र जिसकी कुंडली में बैठा मिल गया, पहले उसको बोल देना भैया जेल जाएगा तू, 100% जेल जाएगा। अब तो जेल जाने का मतलब चाहे वो 1 घंटे चौकी में जाके बिताए, चाहे वो 10 साल की सजा काट के आए, वो जेल जरूर देखेगा कि जेल होती क्या है। अच्छा। और इसकी रेमेडी भी एक अजीब है जिसको लोग बड़ा लाइक समझते हैं, ऐसी भी रेमेडी होती है। जिस की कुंडली में 12वें घर में राहु और शुक्र बैठा है, ऐसा व्यक्ति रेमेडी के तौर पर जेल की रोटी खा के आ जाए। अच्छा। जेल की रोटी मंगवा लीजिए किसी जान पहचान वाले से, या फिर जाके किसी चौकी में जाके आप हवलदार या जो भी बैठे उनके साथ चाय पी के आ जाइए, कुछ खा पी के आ जाइए। वो एक रेमेडी है मैम राहु को ठीक करने की, शुक्र राहु के कॉम्बिनेशन को ठीक करने की। अच्छा, तो पर सर ये जो जिनके में ऑलरेडी ऐसे 2-3 शादी लिखी होती है, तो वो फिर वो करते ही क्यों है पहली शादी? मतलब फिर वो परेशान होना है, डिवोर्स होना लिखा ही है, तो फिर ये मरता सारी क्या ना चीजें, करता मैम, ठोकर खा के ही अकल आती है। तो उसका कोई रेमेडी नहीं हो सकता कि एक ही शादी कर दे? मतलब एक मैम ही ये शादी हो पाए ऐसा, मैम उसमें ऐसा खुश रहे इसमें इंसान। मैं हाँ इस पे मैं एक बताऊंगा। मेरे पास एक कुंडली आई थी लगभग 1 साल पहले। उसमें मैम क्या था कि जनरली कुंडली देख ली, पसंद कर ली, सब कुछ ठीक हो गया, शादी होने से पहले ही वो रिश्ता टूट गया। दैट मीन एंगेजमेंट तक भी रिश्ते टूट सकते हैं। वो तो हो ही रहा है, वो तो बहुत एंगेजमेंट नॉर्मल तक हो भी गया रिश्ते टूट, आजकल। तो आप अगर ये बोले कि ऐसा होने से रोकना, ये इतना इजी नहीं रहेगा, क्योंकि ये चीज़ होनी है, वो किसी भी रूप में हो सकती है। पर ये चीज लिखी नहीं होती है कि ये मतलब जब जैसे आप बोल रहे हो ना कि तो कोई 2 लोगों की कुंडली मिलाई और उनका कि हाँ चलो गुण मिल गए, इनकी शादी हो सकती है, सब सॉर्टेड है, बट फिर उनकी कुंडली मिल गई थी, बट ये जो आपने बोला कि टूट गई, तो ये जो टूटने वाला या ऐसा इशू आएगा, ये सब लिखा नहीं होता लिखा होता है, ये लिखा होता है। इसमें मैम एक और है, आजकल ये भी बहुत चल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। मैम जिसकी कुंडली में शुक्र ग्रह 5th हाउस में और 7th हाउस में बैठे हो और राहु केतु साथ में हो, मैम वो व्यक्ति 100% अपनी पति पत्नी के होते हुए भी बाहर अफेयर करेगा ही करेगा। अरे बाप रे मैम ये आप कुंडली देख लीजिए, और इस बात पे मैं बहुत श्योर हूं कि ऐसा मैंने देखा है। जिसकी भी कुंडली के 5th हाउस में 7th हाउस में शुक्र ग्रह के साथ वहां पे अगर आपका राहु केतु शनि बैठा है, तो वह व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करेगा। शादी के बाद उसका डेफिनेटली किसी से रिश्ता रहेगा और उसको छुपा के चलेगा। अगर कुंडली के 10th हाउस में शुक्र के साथ राहु आ जाए, तो उस व्यक्ति को, और वो 5th हाउस का लॉर्ड हो, तो उस 5th हाउस का लॉर्ड यानी 5th हाउस का स्वामी हो, तो वो व्यक्ति अपने ऑफिस में ही अपने कोवर्कर के साथ रिश्ता रखेगा। घर आके तो बन जाएगा सती सावित्री या एकदम सीधा साधा, और ऑफिस में जाके अच्छा खासा प्यार चलाएगा, यानी एक टाइम पे 2 रिलेशन रखेगा। ये लोग अगर पढ़ना सीख गए और मैं तो देखने कह रहा हूँ लगे- मैम, मैं तो कहता हूँ लोगों को ये बेसिक चीजें तो आप देखिए। इसके अंदर की रिसर्च के लिए आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए। आपको नॉलेज बेसिक होना चाहिए कि कुंडली में हमारे ये ग्रह यहाँ बैठे तो हमारे साथ ऐसा तो होगा। अवॉइड करने से कुछ नहीं होगा, जो है है उसको एटलीस्ट आप काम कर सकते हो। तो जब हम रेमेडीज की बात करते हैं, अब इतने रिलेशनशिप इशू दुनिया में हो ही रहे हैं, या तो डिवोर्सेस बढ़ रहे हैं, या शादी नहीं हो रही है, या लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, प्रेशर में जा रहे हैं, इतने लोग होने के बाद भी अकेला फील करते हैं, ऐसे इमोशंस, मेंटल हेल्थ, ये सब रिलेशनशिप्स में बहुत खराब है। तो इसमें आप रेमेडीज, मैं शुरुआत से स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले कि जो शादी के लिए बहुत ज़्यादा देख रहे हो, जिनकी शादी नहीं हो रही, तो आप उनके इसमें क्या करते हो? मैम अगर कोई लड़की है और उसकी शादी नहीं हो रही है, रिश्ते बहुत आ रहे हैं, उस लड़की को 7 सहरे पे लगने वाली कलगी, जब दूल्हा बनता है कोई लड़का तो उसके सहरे पर एक कलगी लगी होती है। 7 कलगी खरीद लीजिए, एक साथ खरीद लीजिए। हर वीरवार के दिन एक एक कलगी विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ा के आना है। थर्सडे के दिन सूरज छिपने से पहले पहले, 8वें वीरवार से पहले पहले आपके इसी पॉडकास्ट में आके बोलेंगे मेरा रिश्ता फाइनल हो गया है। पर इसका रेफरेंस रीजन क्या होता है? कलगी मैम का क्या कलगी relation जो होती है सहरा, दूल्हे का ताज, विष्णु भगवान विवाह वही करवाते हैं जिनके हम मानते हैं। तो अगर आप उनको प्रसन्न करेंगे तो डेफिनेटली आपके विवाह का योग बनेंगे। और ये आजमाई 100% रेमेडी है। मैं कहूंगा कि जो चाहते हैं कि विवाह हो और विवाह नहीं हो रहा है, तो वो ये रेमेडी कर लीजिए। Okay. अगर पुरुष की बात की जाए, जिस पुरुष की लाइफ में विवाह का योग नहीं बन रहा है, तो उस पुरुष को क्या करना चाहिए? एक पीपल का पत्ता ले, पीपल के पत्ते के ऊपर वो केसर से ओम का चिन्ह बना ले। उस ओम के चिन्ह को अपने घर के किसी तिजोरी वाली जगह पे रख दे 43 डेज तक, और प्रतिदिन सुबह सुबह शिव चालीसा पढ़ना शुरू कर दें।
और साथ में शिव पार्वती की पूजा शुरू कर दें। यानी कि आप शिव चालीसा पढ़ने के बाद शिव पार्वती का ध्यान भी करिए। मैम मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, 2 महीने में उनके घर में शादी के कार्ड छप जाएंगे। इनका क्या रिलेशन है? मैम शिव पार्वती, नहीं, आपने जो पीपल का पत्ता मैम एनर्जीज, पीपल का पत्ता जिसमें कहा गया है कि सभी भगवानों का वास पीपल के पेड़ पे होता है। और जब उस पे अगर आप केसर से लिखते हैं तो केसर बहुत ही शुद्ध माना गया है। जब केसर से लिखते हैं और उसके बाद उसको आप कहीं अपने घर के स्थान पे रखते हैं तो वो एक पॉजिटिव एनर्जी बनाता है, जिसका सिंपल लॉजिक है कि एनर्जी आपकी पॉजिटिव हो गई। और शिव चालीसा पढ़ना यानी आपकी मनोकामना पूरी करना, और आप शिव पार्वती का ध्यान करें तो आपको वैसी अर्धांगिनी मिले। ओके। और ये रेमेडी 100% इफेक्ट करती है। मैं ये दावे से कह रहा हूँ, आप करना शुरू करिए, रिजल्ट आपको 1000% ले लीजिए कि रिजल्ट मिलेंगे। मैं क्योंकि ये आजमाई रेमेडी है मैम, जिन्होंने करी है वो आज मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि आपने ऐसा बोला था और हमारा रिलेशनशिप, हमारी शादी अच्छी चल रही है। ओके। और क्या क्या रिलेशनशिप्स को लेके लोग आते हैं आपके पास? मैम बेसिकली रिलेशनशिप में आज के समय में जो सबसे ज़्यादा मेजरली, जैसा मैंने आपको बताया कि ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं। एक मैम ऐसा है कि पार्टनर का सडनली चेंज हो जाना। हाँ, ये जो आपने बताया, प्यार शुरू किया तो इसकी भी रेमेडी होती इसकी है? भी है, इसकी भी है। ओके। मैम अगर आपके रिलेशनशिप में पार्टनर अचानक से बदलता जा रहा है और आपके साथ है और प्यार पहले जैसा नहीं दिखा रहा है, तो आपको सूत का धागा आता है। सूत का धागा 11 बार, आप अगर राइट हैंडेड है तो राइट में, लेफ्ट हैंडेड है तो लेफ्ट हैंड में 11 बार बांधना है, फिर उसको निकाल लेना है। उसको आपने केसर से भिगो लेना है, पूरा भिगो लेना है। केसर से भिगोने के बाद उस धागे को आप कृष्ण भगवान के मंदिर में जाकर अपने उसी हाथ में दोबारा वहीं पे बांध लीजिए। ओके। वहीं पे बांध लीजिए और बांधने के बाद अपने उस मित्र से, आपके फ्रेंड से बातचीत कर लीजिए, चाहे मैसेज के थ्रू चाहे कॉल के थ्रू। आपको ऐसा फील होगा कि ये तो मुझसे खींचा चला आ रहा है, और ये करना एक ही बार है और थर्सडे के दिन करना है। मैं दोबारा रिपीट कर सकता हूं, जिन्होंने नहीं सुना ध्यान से। सूत का धागा लेना है, उसको 11 बार बांधना है, 11 बार तोड़ना है, मुंह से नहीं तोड़ना है, हाथ से तोड़ना है, उसको खोलना है, उसको केसर के पानी में सेम धागे को, सेम धागे को केसर के पानी वाली डिब्बी, उसमें जो भी होगा उसमें डालना है, उसको पूरा उसका रंग चेंज करना है, उसको मंदिर ले जाना है, कृष्ण भगवान के मंदिर में जाके खड़े होके उसी को अपने हाथ से बांध लेना है, और यहाँ पे लास्ट में उसको गांठ नहीं मारनी है, उसको फंसा देना है उसी में, बस। उसके बाद अपने पार्टनर से वहीं पे आप अपने बातचीत करिए, चाहे मैसेज या कॉल के थ्रू। फर्क आपको 110% कैसे काम मिलेगा। करता है ये? कैसे मैम काम सूत करता है? का धागा, जब भी आप विवाह करते हैं, आप जब भी आप फेरे लेते हैं, सूत के धागे का बंधन का मेल होता है वो। तो ये पहली बात शादीशुदा लोगों के लिए है? ये किसी के लिए है, अच्छा, किसी सबके के लिए है, अपने रिलेशनशिप में। क्योंकि अगर आप रिलेशनशिप में है तो जिसके साथ है उसको आप अपना पार्टनर ही बनाना चाहते हैं, शादी की इच्छा ही रखते हैं। शादीशुदा है तो वो तो करिए ही करिए, पर जो नहीं है वो भी कर सकते हैं, और ये उनको डेफिनेटली रिजल्ट देगा। हाँ, तो आप बता रहे थे वो सूत का धागा जो होता है शादी के समय बंधन बांधने में काम आता है, जिसमें एग्जैक्टली हल्दी, जब फंक्शन घर में होता है, एक हल्दी का पहले एक रिचुअल होता है, उससे वो सूत के धागे का यूज़ होता है, विवाह तक वो चलता है। तो वो बंधन बांधने काम आता है, जो आपके विवाह के बंधन को मजबूत करता है। और कृष्ण भगवान के पास जाकर आप अपने रिलेशनशिप के लिए जब प्रे करेंगे और पार्टनर के साथ बात करके उस धागे की एनर्जी जाएगी उनमें, मिल के, फ़ोन पे, मैसेज पे, तो वो डेफिनेटली इफेक्ट आएगा। और ये मैम आपको एक ही बार करना है, और एक बार करके रिपीट ना करिए, इसको करते रहिए। मतलब करते रहिए यानी कि आप विष्णु भगवान के मंदिर में, कृष्ण भगवान के मंदिर में, ऐसे अपने आप को जाकर पॉजिटिव करते रहिए। आपका टूटता हुआ रिश्ता पॉजिटिव हो ही जाएगा। और ये हुआ है, ऐसा आप करके देखिए, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने बहुत लोगों को बताई है और मुझे इतने पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं कि मैं बता नहीं सकता हूँ कि वो लोग आज मुझे इतना ज़्यादा मानते हैं कि डेफिनेटली आपकी बताई रेमेडीज़ आज हमारे पे असर कर गई। बट ये सर जो आपने फिर, ये तो एक होता है कि पॉजिटिव एनर्जीज से हमने किया, बहुत लोग फिर उसमें वो नेगेटिव एनर्जीज का भी इस्तेमाल, जो आपने ब्लैक मैजिक की बात करी थी, उसका कैसे नेगेटिव कैसे काम, मतलब लोग कैसे कर रहे हैं इन सब सिचुएशंस पे? मैम बेसिकली वन साइडेड लव में कई लोग हैं ना, मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि वो मेरे से बात करती है, जो नहीं करती है, ऑब्सेशन वाला जो नहीं करती है, वो मेरे से मिलता है, जो नहीं मिलता है। और मुझे ये बताया जाता है कि आप कुछ ऐसी रेमेडी बताइए जो कल तक मेरे से बात, और जो आते हैं लोग इतना 100% आते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि शायद हमें वो जो बता रहे वही सच है, और हम जब उनकी बर्थ डिटेल लेते हैं तो हमें सच पता लग जाता है। फिर हम उनको वैसे ही टैकल करके बताते हैं कि आपकी रिलेशनशिप में कोई सफलता है ही नहीं है,
क्योंकि ये रिश्ता चलेगा ही नहीं। और वहाँ पे वो जिद पकड़ते हैं कि हमें वही चाहिए वही चाहिए। ऐसे लोग जो पॉजिटिव दिखते हैं बाद में वो नेगेटिव हो जाते हैं। कुछ भी करूँगा, मर जाऊँगा या मार दूंगा, बट मुझे यही चाहिए। हाँ। और ऐसे लोगों के ऊपर वो एनर्जीज, वो नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा ही असर करती है और फिर वो लोग नेगेटिव चीज़ों की तरफ जाते हैं, जिसमें वशीकरण, ब्लैक मैजिक, उच्चाटन क्रिया, मारण क्रिया जो है। अगर आप मुझे पूछें कि ब्लैक मैजिक होता है, 100% होता है। हर सिक्के के अगर दो पहलू है, सुख है तो दुख भी है, अच्छा है तो बुरा भी है, पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है। हम्म। बस आपको ध्यान ये रखना है कि नेगेटिव एनर्जी किन किन चीज़ों से हो सकती है, उन सब से दूर रहिए। जैसे अपने बालों को, अपने नाखूनों को किसी पराए घर में ना काटें, किसी का जूठा ना खाना खाएं, मीठा अगर खा रहे हैं किसी का दिया हुआ तो देख समझ के खाएं, प्रसाद के रूप में खा रहे हैं तो मंदिर में ही खाएं, घर ले जाके ना खाएं। मैंने मोस्टली देखा है कि हाँ मैं मंदिर से जाके लेके आया हूँ, वो मंदिर में जाके ही खाएं। ऐसा क्यों? क्योंकि एनर्जी जो है वो मंदिर में कभी भी आपको इफेक्ट नहीं करेगी। ओह। अगर आप बाहर जाएंगे, पीपल के पेड़ के आसपास जाएंगे तो नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा इफेक्ट करती है। मेरे ऐसे मैं बहुत इंसिडेंट में आपको बताना चाहूँगा। एक मैं लंदन की बात करना चाहूँगा। मैं पिछले 2 साल पहले एक लंदन गया था। तो लंदन में मैम एक जगह है ट्रफालगर स्क्वायर। ट्रफालगर स्क्वायर में एक शॉप है, द एस्ट्रोलॉजी शॉप। पहली बात तो वहाँ पे एक एस्ट्रोलॉजी शॉप देखते ही मैं थोड़ा सा हैरान हो गया कि एक वेस्टर्न कल्चर वाले एस्ट्रोलॉजी को कैसे बिलीव कर सकते हैं मैम। और जितने भी अगर आपके पॉडकास्ट कोई यूके से देख रहे हैं तो ट्रफालगर स्क्वायर से हार्डली 500 मीटर दूर वो शॉप है। और जाइए उस शॉप में मैम तंत्र मंत्र, पूजा पाठ, हर चीज़ का सामान मिल रहा है। अच्छा। मैंने उस शॉप वाले पर्सन से पूछा, मैंने कहा ये सब क्यों? तो उनका जवाब था कि ये सब एनर्जीज के लिए हमारे घर में होता है। हैलोवीन मनाते हैं, हाँ। हम अलग अलग त्योहार मनाते हैं तो हम एनर्जीज का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा वाला जो कल्चर, ऐसी वाली चीज़ें वेस्टर्न में भी है, हमारी इंडियन भारतीय यस सोसाइटी यस यस। में है। तो अगर जैसे आपने इनकी बात करी है तो ऐसे कॉम्बिनेशंस आपने मेरे को स्टार्ट में बताए थे, तो कौन से बेस्ट जो आपने ज़ोडिएक साइन से बताया कि कौन से बेस्ट कॉम्बिनेशंस होते हैं रिलेशनशिप्स में, जो ये इससे मिले तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है ऐसा, जोड़ियों की बात की जा पार्टनर की रही है बात करें? हाँ। मैम। देखिए वैसे तो मुख्यतः बहुत सी जोड़ियों का कॉम्बिनेशन बनता है, पर और तीन, मैं पहले क्लैरिफाई, ये मूनशाइन के हिसाब से बता रहे हो? ये है ना? मूनशाइन, आप सब जो बता रहे हो सारा मूनशाइन के हिसाब से। मूनशाइन तो सबसे पहले लोग वही अपना पता करो, मेरे को तो लगता है आधे से ज्यादा इंसानों को वही नहीं पता होगा। जरूर जरूर। या अगर हम जोड़ियों की बात करें तो सबसे बेस्ट जोड़ी 3 ही मानी गई है। ओके। एरीज की जोड़ी सबसे ज्यादा अच्छी रहती है तुला वालों के साथ, यानी मेष राशि और तुला वालों की जोड़ी बहुत अच्छी मानी जाती है। हाँ। एक प्यार है तो एक जोश है, एक प्यार से मना लेगा, एक जोश के साथ किसी और के पास जाने नहीं देगा। दूसरी जोड़ी जो मानी जाती है मैम वो सिंह मानी जाती है और कुंभ मानी जाती है। दोनों टक्कर के हैं, दोनों एक दूसरे को प्यार देते रहते हैं, दोनों हार नहीं मानते हैं। एक सूर्य का है, एक शनि का है तो बाप बेटे, परंतु प्यार जो हमेशा सूर्य से मिलता रहेगा। इसके बाद आती है मीन और कर्क। मीन है जो अध्यात्म की तरफ रहती है और कर्क जो है वो बहुत ही ज़्यादा सीधी सादी, कहें कि बहुत ही प्यार में होती है। तो जब दोनों प्यार करते हैं तो बहुत ही अच्छा इनका प्रभाव रहता है। तो ये 3 जोड़ियां बहुत ही मुख्यतः बेस्ट मानी गई है। और वर्स्ट? वर्स्ट में मैम मानी गई है कि अगर आप शुक्र यानी कि तुला राशि को अगर आप किसी कर्क राशि वाले के साथ बिठा ले तो उन दोनों की पर्सनल लाइफ कभी भी बेटर नहीं हो पाएगी। अच्छा। अगर आप यहाँ पे मेष राशि वाले को सिंह राशि वाले के साथ मिलाएंगे तो दोनों के बीच में टकराव होगा। अगर आप यहाँ पे मकर राशि वालों को वृश्चिक राशि वालों के साथ बिठाएंगे तो उनके बीच में भी प्यार की संभावनाएं ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह पाएंगी। और कौन सी ऐसी राशियां जो न्यूट्रल है, मतलब जो सबके साथ चलती है, मतलब दे आर वेरी ऐसे? मैम मुख्यतः 3 राशियां ऐसी हैं जो हर किसी के साथ चलने को तैयार है, हर किसी से प्यार, हर किसी से फीलिंग्स में रहती है। हाँ। उसमें सबसे पहले आती है पाइसेस मीन राशि, दूसरी मकर राशि और तीसरी स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। ये 3 राशि वाले हर किसी के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा। डिमांडिंग नहीं होते हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। पता इनको सब कुछ होता है कि मेरे साथ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रही है, बट ये रिएक्ट नहीं करेंगे, ये वेट करेंगे, सही टाइम पे आपको जवाब दूंगे। तो अगर मैं थोड़ा सा अगर करियर की भी बात करूं, क्योंकि 2026 का जितना बोलते हैं कि एक नंबर है, सूर्य का नंबर है, तो ब्राइट वैसे होने वाला है। सही बोल रही हूँ ना मैं ये 2026 के लिए? वैसे तो अगर ओवरऑल एक बार आपसे पूछूं, काफी वीडियोस मैं देख चुकी हूँ, बट ओवरऑल 2026 की का अगर सबसे ज्यादा फायदा ऐसे किसी इंसान को उठाना है
तो क्या करना चाहिए उसको, आप क्या बोलोगे? मैम मुख्यतः रेमेडीज़ के तौर पर ऐसे है, हर मूलांक का, हर राशियों की एक अलग अलग रेमेडीज़ होती है। हाँ। मैंने जैसे आपको बताया कि स्पेसिफिकली 12 राशियां हैं, 9 हमारे ज़ोडिएक साइन है, तो उसके हिसाब से आप हर एक रेमेडी को परफॉर्म कर लीजिए, उससे आपके मूलांक और राशियां पॉजिटिव हो सकती है। सूर्य के लिए पिता का सम्मान करिए। नहीं, चंद्रमा बट कोई ऐसे एक यूनिवर्सल जो सबके लिए काम करेगा, ऐसा कभी नहीं होता है? नहीं ऐसा नहीं नहीं होता नहीं है नहीं मैम, इसमें? पैरासीटामोल अलग अलग कंपनी की आती है, कुछ के ऊपर कोई असर करती है, कुछ के ऊपर कोई हाँ, असर ये करती है इम्पोर्टेंट है, नहीं। यस। आप हाँ। अगर ये सोच रहे हैं कि ये एक रेमेडी सारी दुनिया पे असर करे, ऐसा नहीं होता है मैम, ऐसा नहीं होता है। ओके। ऐसे तो फिर उम्र भी सबकी एक ही होनी चाहिए, करियर भी सबका एक ही होना चाहिए, सबके अलग अलग ऑरा, एनर्जी और सबकी अलग अलग राशियां, स्वामी, सब कुछ है। राइट, ठीक है, तो आप 2026 का बता रहे थे। 2026 के लिए मैम एग्जैक्टली सभी राशियों के लिए, अगर आपकी मेष राशि है, यानी कि आप मेष राशि से ताल्लुकात रखते हैं और आपका मंगल स्वामी है, तो मैं एक एक राशि स्वामी के हिसाब से बताऊंगा। ठीक है। सूर्य अगर आप राशि से ताल्लुकात रखते हैं तो आपको अपने पिता का सम्मान, पिता से बात करनी चाहिए। अगर आप चंद्रमा से ताल्लुकात रखते हैं तो अपनी माता के पास बैठकर समय व्यतीत ज़रूर करें। अगर मंगल के साथ आप रखते हैं तो अपने भाई बहनों के साथ समय व्यतीत ज़रूर करा करें। अगर आप शुक्र के साथ हैं तो अपने पार्टनर के साथ, अपनी पत्नी के साथ घूमने फिरने ज़रूर जाया करें। अगर आप बृहस्पति से ताल्लुकात रखते हैं तो अपने गुरुजी, अपने सीनियर, अपने कोवर्कर का सम्मान करें, उनसे बैठ के ज़रूर बात करें। अगर आप इस समय बुध से हैं तो हरी चीज़ों की तरफ जितना हो सके आप यूज़ करिए, हरी चीज़ों का दान करिए, वो आपके लिए बहुत ही बेटर होगा। अगर आप राहु और केतु की रेमेडी, क्योंकि इनका कोई भी राशि स्वामी नहीं होता है, राहु के लिए आपको काले नीले रंग के कपड़े कम से कम पहने हैं और केतु के लिए आपको डॉग्स की सेवा ज़रूर पूरे साल करनी चाहिए। ये सारी चीजें ये ज़रूर करनी मेजरली। चाहिए। और करियर के लिए, जो जिनका प्रोबेबली करियर नहीं, मतलब थोड़ा अप डाउन है, या वो जो चाह रहे हैं वो उनको नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए भी कोई स्पेसिफिक ऐसा होता है? मैम इस साल मुझे मोस्टली स्टार्टिंग से ही जो कॉल्स आ रही है ना, वो करियर को लेके आ रही है। कुछ लोग बहुत टाइम से अपने बिजनेस में, अपने जॉब में मेहनत किए जा रहे हैं, उनके सीनियर उनके काम को नोटिस नहीं कर रहे हैं, उनके कोवर्कर, ऑफिस पॉलिटिक्स, ये सब उनको परेशान कर रहे हैं और ये इतनी ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं कि लोग ये सोच रहे हैं कि या तो मैं स्विच करूं या मैं खुद का काम करूं, क्या करूं। तो इस कन्फ्यूजन में उनको मैं एक ही रेमेडी बताना चाहूँगा, ये फॉलो कर लीजिए। आप अपने बेडरूम में नॉर्थ वॉल पे 2 मोर के पंख लगा लीजिए। 2 मोर के पंख बड़े वाले वी साइन में, दोनों की चोंच मिली होनी चाहिए। डबल टेप से उनको चिपका दीजिए। ये आपके लिए बेस्ट रेमेडी है। क्यों? मोर के पंख बृहस्पति ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी कन्विंसिंग पावर स्ट्रांग होगी, आप दब नहीं पाओगे। ऑफिस में बात करोगे तो आप ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी बोल रहा है तो आपको दबा रहा है, आप जवाब दे पाओगे। तो आपको एग्जैक्टली 2 बड़े वाले मोर के पंख वी साइन में अपनी नॉर्थ वॉल पे चिपकाने हैं। अगर नॉर्थ वॉल पे वॉशरूम बना हुआ है एंट्री, तो आपको वो ईस्ट में आपको लगाने हैं। अच्छा, ओके। और हेल्थ के लिए? हेल्थ के लिए मैम इस समय एग्जैक्टली बहुत सी राशियों को कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स देखनी पड़ेगी, जो हेल्थ वाइज कुछ ना कुछ दिक्कतें देख सकते हैं, जिसमें ओवर थिंकिंग, एंजाइटी सबसे ज़्यादा होने वाली है। मेंटल हेल्थ। 5 राशियां ऐसी हैं जिनको मेंटली तौर पर बहुत डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी। उसमें सबसे पहले आती है वृषभ राशि, टॉरस, फिर आती है तुला राशि, फिर आती है कन्या राशि, फिर आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि के ऊपर तो शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है, तो वो तो इस समय ट्रैवल भी सोच समझ के करें। और लास्ट राशि है कर्क राशि। इन राशियों के लिए इस समय 2026 में हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं, जिसके लिए इनको ध्यान रखना चाहिए। उपाय के तौर पर 3 हल्दी की गांठें पीली वाली, ये अपने सिरहाने के नीचे, अपने मैट्रेस के नीचे रखें और उसको फिर चेंज ना करें, उसको रखा रहने दें और 1.25 महीने बाद उस हल्दी की गांठों को बहते हुए पानी में डाल के आ जाए। हल्दी रखने का मतलब है, हल्दी एक मेडिसिन के तौर पर, एक आप अगर देखेंगे तो आपको प्रिकॉशंस के तौर पर यूज़ की जाती है। तो उसको अपने तकिए के नीचे रख के बहते हुए पानी में 44th डे में बहते हुए पानी में डाल के आ जाइए। अगर आपको रिलीफ मिल रहा है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं मिल रहा है तो आप इसको रिपीट करिए। बट ये आप बार बार करेंगे तो आपको डेफिनेटली ग्रहों का प्रभाव अच्छा दिखाई देगा। तो पर इसमें जो इंसान प्रोबेबली बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहा है, कांस्टेंट बीमार पड़ रहा है, वो ये सब चीज़ें कर सकते हैं? मैम ये एग्जैक्टली बेसिक चीज़ें हैं जिनको आप करने से नेगेटिव चीज़ों का प्रभाव अपने ऊपर नहीं आने देंगे। बट अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं तो अपनी कुंडली ज़रूर दिखाएं। क्या पता कोई आपका ग्रह खराब हो या क्या पता कोई नेगेटिविटी हो जिसकी वजह से भी आप डिस्टर्बेंस में हो। सर मेरे कुछ क्वेश्चंस थे राशि वाइज, मैं आपसे कुछ एक सिचुएशन बोलूँगी और आप बताना कौन सी राशि आपको रिलेट करते हो। ऐसी राशि जिसने अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा धोखा खाया होगा? मैम अगर बात करें सबसे ज़्यादा धोखा खाया होगा तो वो है मीन राशि। रीज़न इसलिए क्योंकि ये एग्जैक्टली बहुत ही अध्यात्म की तरफ बहुत ही सीधी होती है, हर किसी बात को सही मान लेती है। किस राशि की सबसे बड़ी कमजोरी भरोसा है?
मैम सबसे बड़ी अगर बात करें तो वो है कर्क राशि, कैंसर। ये राशि जो है भरोसे के ऊपर जीती है और जो कुछ भी होता है भरोसे के ऊपर ही अपनी लाइफ को चलाती है। किस राशि के दिल साफ बट नसीब सबसे टफ होता है? टॉरस। वृषभ राशि ऐसी है जो लोग सोचते हैं कि हाँ इनके पास तो बहुत है, बहुत कुछ है, बट असली में क्या है ये तो ये जानते हैं, इनका भगवान जानता है। अच्छा, ऐसा? हाँ जी। कौन सी राशि बार बार सेम मिस्टेक दोहराती रहती है? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वाले मैम एग्जैक्टली बहुत बार चीज़ों को समझते हैं, ये विश्वास करते हैं, ये सामने वाले को दूसरा मौका बार बार देते रहते हैं। किस राशि की अच्छाई को लोग वीकनेस समझ लेते हैं? कन्या। कन्या राशि वालों की अच्छाई को लोग ऐसा समझ लेते हैं कि हाँ ये तो एग्जैक्टली बहुत अच्छा है और इसका फ़ायदा उठा लेते हैं और इसकी बहुत ज़्यादा इसको यूज़ में ले आते हैं। तो कन्या राशि वाले इन चीज़ों को ज़्यादा फेस करते हैं। कौन सी राशि को लोग स्ट्रांग समझते हैं लेकिन वो अंदर से बहुत सॉफ्ट होता है? मैम सिंह। सिंह। लियो। हाँ। जिनको लोग सोचते हैं बहुत गुस्से वाले हैं, बहुत ज़्यादा मतलब एग्रेशन वाले हैं, बट ये दिखते हैं बट अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं। ये इतने प्यारे होते हैं कि लोग इनको बस प्यार से जाके बैठ के बात कर ले, ये आप ही के हो जाएंगे। और लास्ट, कौन सी राशि का साइलेंस सबसे ज्यादा डेंजरस होता है? एरिस, मेष राशि। मेष हाँ। राशि अगर चुपचाप बैठे सुन रही हैं तो ये मत समझना कि वो चुपचाप है, वो लास्ट में ऐसी, वो कहते हैं लास्ट बॉल पे छक्का ऐसे मारेंगे पूरा मैच बदल देंगे। हाँ जी। तो आपसे अगर मैं सर ऐसे राशि वाइज आप मेरे को एक हर राशि का एक बहुत अच्छा ट्रेट और एक ट्रेट ऐसा जो जिससे उनको संभल के मतलब लोगों को संभल के रहना चाहिए और उनको खुद संभलना चाहिए, क्या बोलोगे? आप एक राशि की कमजोरी और ताकत पूछ रहे हैं। हाँ, दोनों। देखिए हम इसमें और तीसरा ऐड करता है एक्चुअली, कमजोरी, ताकत और एक रेमेडी उनके लिए, वो आप क्या बोलोगे? ठीक है मैम, सबसे पहले आते हैं मेष राशि के ऊपर। मेष राशि की सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये बहुत ही जोशीली होती है और सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि जोश जोश में अपने ऊपर ही ध्यान नहीं दे पाती है। और इनकी रेमेडी ये है कि ये हनुमान जी की पूजा हमेशा किया करें। वृषभ राशि की सबसे बड़ी ताकत है कि ये शुरुआत में प्यार बहुत कम दिखाते हैं और इनकी एक कमज़ोरी है कि उस प्यार को इतना ज़्यादा अपने दिल में ले लेते हैं कि अपनी खुद की चीज़ों को फिर करना भूल जाते हैं, वही सब कुछ मान लेते हैं कि मेरा ऊपर नीचे सब कुछ यही है। और इनको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि इनको माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और कमल का फूल इनको भगवान लक्ष्मी माँ के चरणों में ज़रूर चढ़ाना चाहिए। ठीक है। तीसरी राशि आती है मैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों की सबसे बड़ी ताकत है कि इनकी सोचने की शक्ति बहुत होती है, बैठे बैठे ही सब कुछ सोच ले, सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज देख के बता देते हैं कि ये सच्चा है झूठ है। और इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये होती है कि ये लोग कभी भी दबना नहीं जानते हैं, यानी कि ईजिली कंट्रोल में नहीं आते हैं और कंट्रोल में ना आने की वजह से लोग इनको एग्जैक्टली एरोगेंट, गुस्सा, ईगो वाला समझ लेते हैं, बट ये ऐसे होते नहीं है। इनके लिए है कि हरी चीज़ों का जितना दान करेंगे उतना इनके लिए बेटर होगा। हरे चना दान करें या हरा चारा दान करें, जो भी इनको दान करना है बेटर है। कर्क राशि वालों की सबसे बड़ी ताकत है कि भरोसा नंबर 1, यानी भरोसा इनसे ज़्यादा कोई नहीं। अगर आपकी लाइफ में कर्क राशि वाले हैं तो इन पे बहुत ज़्यादा भरोसा करिए, ये लोग हमेशा आपका साथ देंगे। और इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करना। आँख बंद करके अपना सब कुछ दे देंगे, यानी अपने लेफ्ट जेब में क्या है, राइट जेब में क्या है, सब कुछ दे देंगे, बस प्यार से सामने वाला मांगने वाला होना चाहिए। और इनके लिए एक रेमेडी ये है कि ये लोग जब भी अपना कोई काम शुरू करना चाहें, जब भी कुछ करना, किसी को बताया ना करें, ये अपने मन में बातें रखें, क्योंकि इनके पेट में बात नहीं पचती है। अच्छा। सिंह राशि वालों के लिए सबसे बड़ी ताकत है नीडर। ये ऐसे हैं कि हर किसी से डरते नहीं है। और सिंह राशि वालों की कमज़ोरी या इनकी एक ऐसी बात जो लोगों को जाननी चाहिए कि ये लोग बहुत ही नरम होते हैं, ये लोग गुस्से वाले नहीं होते हैं। गुस्सा आप दिलाया है, आपने इनको कुछ बोला है, वरना ये तो प्यार से आपके साथ ज़िंदगी बिताने को तैयार है। इनके लिए एक सलाह है कि इनको सूर्य देव को जल प्रतिदिन चढ़ाना चाहिए। इसके बाद आती है तुला राशि, कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए एक ताकत अगर बात करें तो ये राशि वाले अपनी दिल की बात हर किसी के सामने बोल देते हैं। सामने वाला कैसा है, क्या है, ये एग्जैक्टली पता नहीं लगा पाते हैं। और इनकी एक कमज़ोरी ये है कि ये सामने वाले से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, बट सामने वाला वैसा रिएक्शन दे नहीं पाता है। इन लोगों को अपनी ज़िंदगी में हरे कपड़ों का दान करना बहुत ज़रूरी है। तुला राशि वालों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि ये बहुत ही रोमांटिक होते हैं। प्यार इनसे ज़्यादा किसी को आता नहीं। रोमांस करना सीखना है तो तुला राशि वालों से मिलो। और इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि ये प्यार में सबसे ज़्यादा पहले धोखा यही खाते हैं, क्योंकि इनका ध्यान एक पे टिक ही नहीं पाता है, या इनको कोई ना कोई पसंद करता रहता है, कन्फ्यूज़ रहते हैं, ओवर थिंकिंग इन्हीं को ज़्यादा होती है। इनके लिए उपाय ये है कि ये सफ़ेद चीज़ों का दान करें अपने आस पास के लोगों को, तो इनके लिए बेटर होगा।
इसके बाद आते हैं वृश्चिक राशि पे। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वाले दिल के बहुत ही साफ होते हैं, सच्चे होते हैं, ये नीडर होते हैं, ये सब कुछ जान जाते हैं, ये इनकी ताकत होती है। इनकी एक कमजोरी ये होती है कि ये अपने मन की बात जिसको बता देते हैं हमेशा वो इंसान गलत ही निकलता है, यानी जिस पर ये विश्वास करते हैं वही इंसान गलत निकल जाता है। और अच्छा। इनका पहला प्यार हमेशा अधूरा ही रहता है, क्रश हो या प्यार हो अधूरा ही रहता है। और इनके लिए एक उपाय ये है कि इनको हमेशा लाल चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए और लाल चीज़ें अपने घर में आसपास रखें, चाहे वो सजाने की हो चाहे घर में रखने की हो। ठीक है। इसके बाद आता है मैम धनु। धनु राशि वालों को एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा हर किसी पे विश्वास कर लेना, जो नहीं मांग रहा है उसको सब कुछ बता देना। और इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि अपनी लाइफ के नेक्स्ट गोल को ये उनसे डिस्कस कर लेते हैं जो इनका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो इनको सोच समझकर बोलना चाहिए। ये सोच समझकर कई बार नहीं बोल पाते हैं। उपाय के तौर पर पीली चीज़ों का दान करना इनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मकर राशि वालों के लिए मैम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनकी एक सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि इनको इग्नोरेंस जो लोग करते हैं उसको सबक सिखा देते हैं कि भैया तुमने किसको छेड़ा है, मैं तुम्हें सबक सिखा के दिखाऊंगा। और इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है कि उसको सबक सिखाने के चक्कर में अपना नुकसान कर जाते हैं, यानी कि बहुत ज़रूरत से ज़्यादा उस चीज़ों में एफर्ट लगा लेते हैं। उपाय के तौर पर इन चीज़ों इस राशि वालों को तिल का दान ज़रूर करना चाहिए। कुंभ राशि वाले स्मॉल पैकेट बड़ा धमाका, बोलेंगे कुछ नहीं पर बहुत कुछ कर जाएंगे। इनको कभी भी कमज़ोर मत आंकिएगा। अगर आपकी ज़िंदगी में कुंभ राशि वाले हैं तो बेस्ट एम्प्लॉय, बेस्ट पर्सन, बेस्ट लवर, बेस्ट हस्बैंड वाइफ। और इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि ये अगर एक बार इनके दिल से कोई इंसान निकल जाए तो सामने वाला इनके पैर ही पकड़ ले, फिर ये उसको जगह ही नहीं देते हैं। और इनको उपाय के तौर पर काले तिल का दान ज़रूर करना चाहिए। मीन राशि, भोली राशि, 2026 की असली क्वीन राशि, 2026 में राज करने वाली राशि। इनकी सबसे बड़ी ताकत है ये अपनी ज़िंदगी में हर किसी पर विश्वास कर लेती है, चाहे कोई भी हो। ये अगर रोड पे कोई चलता हुआ प्यार से बोले तो उससे भी बात करने को तैयार हो जाते हैं। इग्नोरेंस इनको नहीं आता है। और इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है ये अपनी ज़िंदगी में अपने खुद की चीज़ों पर कभी ध्यान नहीं दे पाते। अपनी ज़िंदगी मोस्टली दूसरों के लिए जीते हैं, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो पार्टनर हो, चाहे वो फ्रेंड हो। और इनको उपाय के तौर पर विष्णु भगवान की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। वाह। तो सर पर इतने सारे लोग जो सेम राशि के होते हैं उन सबके ट्रेट सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट? नहीं मैम, मोस्टली उसके लिए फिर हमें कुंडली डेडिकेटेड देखनी जाते हैं। हाँ, बट ये एक ओवरऑल ट्रेट्स होते हैं ये जो हाँ ये जो ओवरऑल मिलेंगे तुमको। हाँ, हमें मतलब कुंडली देखने के बाद ही पता लगता है कि ये सब चीज़ें एग्जैक्टली किस हद तक असर करेगी। यहाँ पे हमने कैरेक्टर की बात करी, कमजोरी की बात करी, ताकत की बात करी, जो सब में सेम ही होगी, ऑलमोस्ट मिल जाता है। ऑलमोस्ट सेम ही होगी। ओह, और मेरे को भी एक रैंडम सा आया था दिमाग में, ये कलयुग का जो हम एक चैप्टर पढ़ते हैं अभी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कौन से फेज में है हम अभी? मैम अभी कलयुग जो है इस समय एस्ट्रोलॉजी के फेज के अकॉर्डिंग दूसरे फेज में चल रहा है। अच्छा, मतलब कितने साल अप्रॉक्स? 4 फेज, देखिए करोड़ों साल की कैलकुलेशन है तो हाँ। बट कलयुग को 4 भागों में बांटा गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है। पहले भाग में जहाँ पे धर्म और अधर्म का एग्जैक्टली नाम लिया जाएगा जो गुजर चुका है। दूसरा धर्म जहाँ पर अधर्म की बातें ज़्यादा की जाएंगी। तीसरा भाग जहाँ पे धर्म पूरा विलुप्त हो जाएगा। और चौथा जहाँ पे आप धर्म की बात करेंगे तो आपको ही नुकसान पहुंचाया जाएगा, अधर्म का राज होगा। और तब भगवान विष्णु कहा जाता है हमेशा जो अवतार लेते हैं कल की रूप में, वो अवतार लेंगे और इस दुनिया का भला करेंगे। ये सेकंड फेज चल रहा है? ये सेकंड फेज चल रहा है। ये तो ऑलरेडी नहीं लगता लोगों को फोर्थ फेज में हम जो अभी हाल मैम- चल रहा है मैम, 2020 के बाद से? नहीं, अभी तो मैम कहीं मैंने पढ़ा था ये बात कि कलयुग का घोर अवतार अगर देखना है तो जिस दिन 11 साल की बच्ची माँ बन जाएगी समझ जाना घोर कलयुग आ चुका है। उस दिन समझ जाना घोर कलयुग आ चुका है। और उस दिन अधर्म की बात की जाएगी, धर्म की बात नहीं की जाएगी। ये मैंने कहीं पढ़ा है, बहुत ही सुंदर शब्दों में लिखा गया था, शॉर्ट में बताया कि घोर कलयुग आना बाकी है जहाँ पे इंसान को खा जाएगा, रिश्तों की कोई कदर नहीं होगी, रिश्ते नहीं होंगे, सिर्फ माता पिता एक जन्म का साधन बनेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। धर्म भी बेचा जाएगा ऐसा लिखा धर्म जाता तो है ना? ऑलरेडी मैम आजकल आप सुन हो रहे ही हैं रहा किस है। तरह की बातें हो रही हैं, ट्रेंडिंग जो चल रहा है उसके हिसाब से चल रहा है। अब रिसेंटली देखिए पिछले साल महाकुंभ हुआ था, मतलब दर्शन करने वाले कम, रील्स बनाने वाले ज्यादा थे। और अभी भी माघ मेला का चल रहा है, तो आप जितना देखेंगे तो वहां पे जो निकल के आ रहा है, श्रद्धा कम निकल के आ रही है, पूजा कम निकल के आ रही है, दिखावा ज्यादा निकल के आ रहा है। तो ये एज इन मैं इसमें जब आप बोल रहे हो तो एक चीज़ आपसे पूछूंगी कि अब जैसे आपने बोला कि तो ये सब लोगों की
मानने लग गए हैं, या उनको ये होता है कि यार मैं मिस नहीं कर सकता, कोई भी चीज़ आप बोल लो तो लोग जानना चाहते हैं इसके बारे में। अब अगर एस्ट्रोलॉजी आप ही की फील्ड की बात करूँ तो सोशल मीडिया खोलते मेरे को करोड़ों एस्ट्रोलॉजर्स मिलेंगे। तो सबसे पहले एक इंसान ही कैसे पहचाने कि यार मैं किसके पास जाऊं, किससे पूछूं कि हाँ शायद ये मुझे कुछ सही राय देगा। आप क्या बोलोगे? देखिए, सबसे पहले तो मैम पहचान करना बहुत मुश्किल है, बट कुछ 2-3 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि सामने वाला जेन्युइन है या नहीं है। मैम, सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी बिना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के द्वारा नहीं बताई जा सकती है। अगर कोई आपको बोले सिर्फ डेट ऑफ बर्थ बताओ, मैं बता दूंगा, तो वो आपको वो ज्ञान दे रहा है जो शायद उसको भी नहीं है। तो उस पर भरोसा मत करिएगा। कुंडली के लिए डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे अगर आपका प्रश्न आता है, मान लीजिए कोई 1945, 46, 50 में पैदा हुआ, उनको टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता है, उस समय एग्जैक्टली इतना नहीं था साधन, ध्यान तो देते हाँ, थे। तो हम प्रश्न कुंडली बनाई जा सकती है, परंतु वो तब बनाई जा सकती है जब सामने वाले की पाम हो। हाथ की रेखाओं के माध्यम से समुद्रिक शास्त्र में आप भविष्य बता सकते हैं, अच्छा। पामेस्ट्री से भी बताया जा सकता है, हमारे फेस से भी हम एग्जैक्टली सामने वाले का कैरेक्टर बता सकते हैं, गुण बता सकते हैं, परंतु आप क्या होगा वो नहीं बता सकते हैं। तो जो व्यक्ति आपकी कुंडली लेने के बाद आपको 5 मिनट में बताने लग जाते हैं, तो दैट मीन्स दे आर फेक। कुंडली रीडिंग करने के लिए आपको अच्छा खासा समय चाहिए होता है। मैं 12 राशियों का ज्ञान अगले की पूरी जिंदगी आप 5 मिनट में कैसे पढ़ लेंगे? सही बात है। और बहुत से मैंने ऐसे देखे हैं, मैं कई बार मुझे फ़ोन आते हैं, किसी ने मुझे बताया 10 मिनट में कि मेरे साथ ऐसा है, मेरे साथ ये होगा। मैंने कहा 10 मिनट में कैसे बता सकते हैं? नहीं बता सकते मैम। हर कुंडली ज्ञान को मिनिमम उस स्टूडेंट या उस पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना एस्ट्रोलॉजी को जानता है, बट एक टाइम चाहिए होता है, उसके बाद ही बताया जा सकता हाँ, वो है। पूरा पढ़ते होंगे उस समय के नक्षत्र कैसे थे, सकता क्या है। थी मैम, सारी मैंने चीजें। कई एस्ट्रोलॉजर के पॉडकास्ट सुने हैं, वो कहते हैं कि हमने अब तक लाखों कुंडलियाँ देखी है। अगर मैं एक कुंडली को मैं 10 मिनट भी दूं तो उनकी उम्र कम से कम 120 दिखाती है। अगर मैं उसके, तो वो तो लगते ही नहीं 120 के, तो कैसे बोल सकते हैं लाखों कुंडलियाँ देखी है? हाँ। अगर आपने लाखों कुंडलियाँ देखी हैं तो आप मतलब खाना नहीं खाया है, सोए नहीं हो, बस कुंडलियाँ देखते रहे हो। तो उनकी उम्र तो 120 प्लस। मैंने किसी दिन बैठे बैठे कैलकुलेट किया, मैंने कहा मुझे ये 50 ईयर्स के लग रहे हैं। लाखों के हिसाब से एक कुंडली में मैं 10 मिनट लगाता हूँ, तो इनकी उम्र तो मैंने कहा तो तीसरे जन्म में बैठे हैं, तो दूसरा इनका पहला जन्म तो है नहीं। तो आप कुंडली देखें, समय लगाइए, समय दीजिए, उसके बाद ही प्रेडिक्शन करिए। जल्दबाजी में किया गया काम शैतान का होता है, इंसान का नहीं होता है। तो मेरे को आप सर एक बात अब सिंपल आप बताओ, ये जो कुंडली का हमने सारा भी डिस्कशन किया है, कौन सी ऐसी चीज़ आप बोलोगे कि हर इंसान को अपने बारे में आज ही जाए और उन्हें पता होना ही चाहिए कि ये मैं ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ, ये चीज़ हर इंसान को अपनी लाइफ के बारे में पता होना चाहिए, वो क्या बोलोगे आप? मैम, सबसे पहले व्यक्ति को अपनी ज़ोडिएक साइन पता होनी चाहिए। मून शाइन। मून साइन पता होना चाहिए कि उसकी राशि कौन सी है। उसको अपनी कौन सी महादशा चल रही है वो पता होनी चाहिए, जिससे वो समझ पाए कि इस ग्रह का इस समय राज चल रहा है, तो इस ग्रह के पॉजिटिव काम ही मैं ज़्यादा करूँ। ठीक है। इसके बाद जब भी आप कुंडली मिलाएं तो आप राशि मित्रता पे ध्यान दें, गुणों पे ध्यान मत दें। नाड़ी दोष आ रहा है तो आप विवाह करने से पहले सोचिए। गुणों में अगर 0.5 कहीं भी मिल रहा है, 25.5, 30.5 या 19.5, तो आप विवाह करने से पहले विचार करिए। तो इस तरह की चीज़ें मैं चाहूँगा बेसिकली आप ध्यान दीजिए। और अगर कुंडली किसी को भी दिखाना चाहते हैं, आप दिखाइए, पर सामने वाले को अपनी प्रॉब्लम पहले ही मत बता दीजिए। हाँ, बहुत पंडित इम्पोर्टेंट जी, है। सर मैं आपके पास फ़ोन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे करियर में प्रॉब्लम है। मत बताइए, सामने वाले की टेस्टिंग वहीं से कि आपने उनको बीमारी बता दी है तो अब वो बीमारी की बात करेंगे। मेरा ये डेट ऑफ बर्थ है, मुझे आप बताइए मुझे क्या समस्याएं इस समय हो सकती है। अगर वो नॉलेजेबल होगा तो वो डेफिनेटली आपको राइट आंसर आपको बताएगा। और आपने कैसा एक एक जो चीज़ आप, बिकॉज आप 15 सालों से आपके पूरा फैमिली इसी फैमिली चीज़ में है, तो कोई एक ऐसी चीज़ जो बहुत गलत होते हुए आप देख रहे हो इस फील्ड में कि लोग कर रहे हैं बिकॉज पैसा कमाने के लिए, जो आप लोगों को बताना चाहोगे कि यार ऐसा कुछ हो रहा है तो प्लीज़ मत करो? मैम, इसमें मैं सबसे पहले आजकल जब देखता हूँ मेरे पिताजी और बैठ के मैं कई बार डिस्कस करता हूँ, और वो ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा उनको बहुत बुरा लगता है कि ये ज्ञान का कैसे यूज़ किया जा रहा है, ज्योतिष विद्या का कैसे यूज़ किया जा रहा है। क्योंकि ज्योतिष विद्या इस तरह की नहीं है कि जिसको गलत तोड़ मरोड़ के पेश किया जाए। सबसे पहले तो आप आजकल देखेंगे कि हाथ पे ये नंबर लिख लो आपकी किस्मत बदल जाएगी, आपके लाइक सिर पे आप नंबर लिख लो ये तो आपके बाल आ जाएंगे। सही में आप ये सब मैंने बोलते हैं? मैंने देखा है, तो मैं ये सब चीज़ देखता हूँ, तो ये सब नहीं। नंबर्स डेफिनेटली एनर्जी रखते हैं, बट नंबर्स आपको ऐसा किस्मत नहीं बदल सकते कि आपके हाथ पे लिखने से आपकी किस्मत बदल जाएगी। पहली बात तो ये देख के थोड़ा लगता है। दूसरा मैम, आप यहाँ पर सामने वाले को डराते बहुत ज़्यादा है।
सामने वाला पॉजिटिव सुन रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वो तकलीफ में है, ऑलरेडी प्रॉब्लम में। एक पेशेंट सामने से आ रहा है, हम उसको बोलते हैं भैया कैंसर है, मरोगे आप तो वो ऑलरेडी मरा हुआ है। उसको पॉजिटिव, उसकी एक अच्छी चीज़ें बताओ, उसको पॉजिटिव करो और उसको वहीं से आप उसकी बीमारी का इलाज करो जो पॉसिबल है, जो आजकल लोग नहीं कर रहे हैं। तीसरी चीज़, कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं, मतलब जो मन में आ रहा है। कुछ पॉडकास्ट में तो एक्ट्रेस के नाम लिए गए, रिसेंटली शादी हुई उनकी, इनका डिवोर्स हो जाएगा, ये दोनों अलग हो जाएंगे, इनका कभी कुछ नहीं होगा। अरे भाई क्यों किसी के लिए नेगेटिव सोच रहे हो? अगलों ने बोला है क्या आपको कि हमारी कुंडली देखो और बताओ डिवोर्स होगा? तो क्यों किसी के लिए इतना नेगेटिव बोलते हैं, जिससे कि हमें सुन के बहुत अजीब फील होता है कि हम इस प्रोफेशन से हैं जहाँ पे प्रोफेशन को तोड़ मरोड़ के ऐसा बना दिया गया है कि आज देख के अपने आप को कई बार बोल के लगता है कि यार इस प्रोफेशन में रहना सही है नहीं है। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, ये जो वॉर वर्ड यूज़ होता है 2026 लेके, या क्योंकि 2020 से जो सब इंसान जो एक फील कर रहा है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही रही है, कैसा दिख रहा है ये जो क्षेत्रीय और जो वर्ल्ड लेवल पे चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या आपको दिख रहा है? मैम इसमें मैं दो आपकी बातों का दो जवाब देना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैम कुंडली के वाइज अगर देखा जाए, हम अगर पूरे एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर देखें, अगर हम कुंडलियाँ बनाते हैं अलग अलग देशों की, जिस तरह से जो अच्छा, देशों की भी कुंडली? हाँ, जिस समय वो देश आज़ाद हुआ उस समय के एग्जैक्टली टाइम के अकॉर्डिंग प्रश्न कुंडलियाँ बनाई जाती है। तो अगर उसकी बनाते हैं तो इस समय वॉर होने के चांसेस ज़्यादा हैं कंपैरेजनली। आप पिछली कई लड़ाइयों से ज़्यादा देखेंगे इस समय। एग्जैक्टली आपको मैं बता दूँ, मई से पहले कोई भारत में ऐसी दुर्घटना भी होगी जहाँ पे बड़ी मात्रा में लोग मारे जाएंगे। 2026 में ही एक नवंबर के आसपास एक बहुत बड़ा कुछ इंसिडेंट होगा पूरी दुनिया में, जिससे पूरी दुनिया थोड़ा इस चीज़ को लेकर सचेत होने वाली है। वो आर्थिक तौर पे भी हो सकता है और वो शारीरिक तौर पे नुकसान भी हो सकता है। 2026 में किन डेट्स में यात्रा नहीं करनी चाहिए, ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। किसी भी महीने की 4 तारीख को और 7 तारीख को अपनी टिकट ना बुक करें। ये दोनों डेट्स पे ट्रैवल करना किसी भी महीने की आपके लिए शुभ नहीं होगा। अगर आपने ये दोनों डेट्स पे अगर आपने अपनी ट्रैवल बुकिंग करा रखी है तो आज ही चेंज करवा लीजिए। ये दोनों डेट हर महीने के लिए शुभ नहीं है, क्योंकि राहु केतु से संबंधित रखती है और इस साल राहु केतु का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है, जिससे गुस्सा, एग्रेशन, छोटी छोटी बात पे मनमुटाव, पार्टनर से दूर होना और हर चीज़ में आप नाकामियाँ देखेंगे। तो आपको इन डेट्स में ट्रैवल नहीं करना है। रही बात कि कैसे कैसे नुकसान भारत में देखने को मिल सकते हैं, मई से पहले मैम यहाँ पे राजनीतिक तौर पर भी कुछ बहुत बड़ा बदलाव होगा। सत्ता बदलती हुई भी जा रही है, कुछ बड़े नेता जो हैं अपने पद से हटते हुए भी आपको दिखाई देंगे और कुछ ऐसे चेहरे इस समय बॉलीवुड में आपको दिखाई देंगे जो बड़ा नाम कमाने वाले हैं। ये साल नए चेहरों का रहेगा, पुराने चेहरों का नहीं। मतलब बहुत कुछ देखने के लिए है, बहुत कुछ। और मैम वैसे तो एस्ट्रोलॉजी में बहुत कुछ होने वाला है। आप वैसे तो एस्ट्रोलॉजी में बहुत कुछ है बताने लायक, अगर हम बात करें तो शायद ये बहुत लंबा हो जाएगा, बट मैं अगर शॉर्ट में अगर आपको बोलूं तो 2026 ओवरऑल सरप्राइजिंग ईयर रहने वाला है, सचेत करने वाला, रीस्टार्ट करने वाला साल है। ये साल वो है जिसमें अपनी आप शुरुआत फिर दोबारा करना शुरू कर दीजिए। और ये तो अच्छा है आपने जितना बताया, एटलीस्ट लोग अपनी कुंडली, अपने ये सारा चार्ट देख के जितनी पॉजिटिव चीज़ें कर सकते हैं, दैट वुड ऑल्सो 100% मैम। इफेक्टिव रेमेडीज अगर करने से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ रहा है तो उससे बेटर तो कुछ है ही नहीं है। कुंडली में बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है, व्यक्ति के रिलेशन कितने होंगे, व्यक्ति कैसा रहेगा। अच्छा यहाँ पे मैम मैंने एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि शादी के बाद मैरिड लाइफ पर्सनली ठीक रहेगी नहीं रहेगी ये भी पता लगाया जा सकता है। कई बार दोनों के बीच में अच्छे संबंध नहीं बन पाते हैं, जिसकी वजह से पति किसी और को नहीं बोल पाता है, पत्नी किसी और को नहीं बोल पाता है। अगर किसी की कुंडली में 7th हाउस में शुक्र और बृहस्पति बैठे हैं तो उनकी पर्सनल लाइफ कभी भी अच्छी नहीं होगी और उनके डिवोर्स का कारण तीसरा इंसान नहीं बनेगा बल्कि दोनों की पर्सनल लाइफ बनेगी। तो फिर उनको क्या करना चाहिए? उनको तो शादी नहीं होनी चाहिए। उनकी शादी एग्जैक्टली ज़्यादा देर तक चली नहीं पाएगी, उनकी लाइफ में एग्जैक्टली ऑलरेडी डिवोर्स की संभावना है। शुक्र और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन 7th हाउस में कभी भी बेटर नहीं होता और ऐसे व्यक्ति को बिजनेस में पार्टनरशिप भी नहीं करनी चाहिए और पार्टनरशिप करी तो नुकसान 100% है।
अच्छा, ये एक मैं ऐसे पढ़ रही थी तो ये भी दिखाते हैं क्या ऐसे कि बिजनेस, जो आपने भी बिजनेस की बात करी ना, तो कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, अभी इन्फ्लुएंसर्स इन सब का पूरा जमाना आ चुका है, तो तुम सोशल मीडिया पे फेमस हो सकते हो, 100%। ये सारी चीजें भी दिखाई जाती 100% है। कुंडली के 3rd हाउस में और 11th हाउस में अगर शुभ ग्रह बैठे हैं, शुक्र बृहस्पति शुभ ग्रह बैठे हैं, और साथ में एग्जैक्टली कोई अपने लॉर्ड का स्वामी यानी ग्रह खुद बैठा है, यानी कि सूर्य बैठा होगा, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं सोशल मीडिया में फेमस ही फेमस होते हैं। आप बहुत से इन्फ्लुएंसर का आप अगर कुंडली चार्ट लेंगे तो उनके 3rd हाउस और 3rd हाउस और 11th हाउस बहुत स्ट्रांग होता है, या कहीं ना कहीं इस चीज़ का कनेक्शन और अच्छा अगर होता स्ट्रांग ना हो और स्ट्रांग है। तो करना मैम हो? वो जितनी मर्जी वीडियो बनाते रहें, लास्ट में आके उनको कैमरा पैकअप करना पड़ेगा अरे बाप और रे। अपनी जॉब करनी पड़ेगी 10 to 5। ओह, तो ये सारी चीजें भी पता हंड्रेड चलती है कि परसेंट तुम्हें जॉब करना चाहिए, बिजनेस करना 100%। चाहिए? अरे बाप रे। 100% पता लग सकता है मैम। अगर कुंडली में आपके 1st हाउस में अगर चंद्रमा लिखा है तो ऐसा व्यक्ति मैम जॉब ही करेगा। अगर आप इसको बिजनेस कराओगे तो 10 लाख दोगे तो 6 महीने में बोलेंगे 10 लाख तो लूट गए, लोग ले गए, मेरे तो कुछ नहीं है। वहां पे अगर सूर्य लिखा है तो ऐसे व्यक्ति को बोलो जॉब करे, वो 10 बजे 12 बजे वो बॉस को गाली निकाल के आ जाएगा, मुझे नहीं करनी तेरी जॉब, रख तेरे पास। इतनी तो मैंने घर में नहीं सुनी जितनी मैं तेरी सुन रहा हूँ। मतलब ये है कुंडली के हिसाब से अलाइंड करके तुम काम करोगे तो इट्स बेटर। मैं न्यू कमर्स जो अभी अभी पास आउट हुए हैं स्कूलिंग से और अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं, तो एक बार अपने पेरेंट्स की सलाह से कुंडली दिखा लीजिए, और अगर आप करियर में परेशान है कुंडली दिखा लीजिए कि जो आप कर रहे हैं वो लिखा है या नहीं लिखा है। थैंक यू सो मच सर। आई मीन ये तो आपने इतनी सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जो प्रोसेस करने में भी टाइम लगेगा बट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं अभी भी वही चीज़ कितनी बार बोल चुकी हूँ, बट मुझे जो समझ आई कि सबसे पहले लोगों को जानने की लोग ऊपर ऊपर से सोशल मीडिया स्क्रॉल करके रील्स देखते हैं कि यार मेरे में उन्होंने ये बोला, जबकि उन्हें पहले तो यही नहीं पता कि उनकी एक्चुअल राशि कौन सी है जिसके हिसाब से उन्हें ये सारी चीज़ें मैच करनी है। उनके आपने जो बोला महादशा क्या चल रही है, ये सारी चीज़ें पता हो तो इट्स जस्ट जो तुम्हारा लिखा है तुम उसी डायरेक्शन में काम करोगे तो बेटर हो जाएगा। 100% मैम। यहाँ पे अब जैसे आपने बात करी, एक और मैं बात बोलना चाहूँगा, एक डेट ऑफ बर्थ के बारे में बहुत ज़्यादा बोलना चाहूँगा जो 2026 में उनके साथ बहुत कुछ होने वाला है मैम। जिनका भी मूलांक 4 या 7 बनता है, ये मूलांक वाले 2026 में अच्छी चीज़ें तो देखेंगे, परंतु इनको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, क्योंकि इस साल कुछ ऐसे लोग इनकी ज़िंदगी में आएंगे जो पीछे छूट गए थे, चाहे वो एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के तौर पर, चाहे एक्स बॉस या मेंबर के तौर पर, चाहे फ्रेंड के तौर पर, जो इनकी ज़िंदगी में आने से इनको थोड़ा मेंटली परेशान कर सकते हैं। तो मूलांक 4 और मूलांक 7 वालों को अगर कोई बहुत सालों से, बहुत महीनों से जुदा हुआ इंसान दोबारा आता है तो थोड़ा अलर्ट रहे। वंडरफुल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी। थैंक यू। हर हर महादेव।